आज मेरी तरफ से है। आवाज आ रही है क्या? इज द ऑडियो नाउ फाइन? इज द ऑडियो फाइन नाउ? गेम और गोपाल एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज। Give me a moment, please. The pens needed some recharge, so I put it on charge. Meanwhile, I'll use the touch screen to explain you guys the concept. ओके, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। अभी आई होप ऑडियो एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पैसा बैंक has provided various loans and advances to different customers. Below are the details. टर्म लोन दे रखा है 10 लाख का। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। मेरे पास ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है 3 लाख की। कैश क्रेडिट दिया हुआ है 2 लाख का। बिल्स डिस्काउंट दे रखा है 1 लाख का। और एक एडवांस इनकम दे रखी है, अनअर्न एडवांस इनकम दी हुई है। ठीक है, अब आपको बताना है ग्रॉस ग्रॉस एडवांस कंप्यूट करना है फॉर द गिवन पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली कैलकुलेट्स द फॉलोइंग। ठीक है, तो 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13, 13 प्लस 2 इज 16, 15, 15 प्लस 1 इज 16। अब एडवांस जो हमने अनअर्न इनकम है, क्या वो हमारे ग्रॉस एडवांसेस में आनी चाहिए क्या? अनअर्न इनकम आनी चाहिए क्या? अगर नहीं आनी चाहिए तो इट इज जस्ट समथिंग टू कंफ्यूज यू। एंड सिंपली अगर मैं फर्स्ट जो लास्ट वाला छोड़ देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 16 लाख। हमारा आंसर क्या आ जाता है? 16 लाख। Give me a moment, okay? जी कैसे चाहिए? Guys, I'm facing some technical challenges. Give me a moment.
Let me get my pen if that's I started to work because I'm not able to flip my page. मैं नीचे नहीं जा पा रही हूँ. Answer is 16 lakh only, like we have discussed. ठीक है, नीचे चले. तो टर्म लोन दे रखा है 10 लाख का, ओडी दे रखा है 3 लाख का, कैश क्रेडिट दे रखा है 2 लाख का, बिल डिस्काउंट दे रखा है 1 लाख का. 50,000 वो जस्ट टू कंफ्यूज है बिकॉज हम वहां पर एडवांसेस देख रहे थे, इनकम नहीं देख रहे थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कैश आउट एट एटीएम फॉर मोर देन डैश आवर्स इन अ मंथ अट्रैक्ट्स अ फ्लैट पेनल्टी ऑफ डैश पर एटीएम. बताएंगे गाइस व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. अगर कैश आउट हो जाता है, चलिए मैं बता देती हूँ. यहाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में काफी बार पूछा गया है. ओके, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन टाइम्स में कर देते हैं. आवर्स की जगह टाइम्स ले आते हैं. कैन इट इज 10, या तो ना डी आंसर है तो ए है. 10 आवर्स से ज्यादा अगर एटीएम में कैश आउट रहता है तो पेनल्टी लगती है पर एटीएम के हिसाब से कितनी. कैन यू गाइस टेल मी. बताएंगे गाइस. 10 times and very good. 10,000. Very nice. Fantastic. Let's move forward. Question number 3. Fill in the blanks in the given statement. ठीक है जी. NPA stands for a dash for a non-performing asset, non-profit association, non-performing asset या non-profit association. तो या तो आंसर सी होने वाला है या ए होने वाला है because this is not what NPA is. NPA is non-performing asset. ठीक है, next. Representing loans or advances for which the principal or interest is not paid within how many days? It is 90 days. और ये पढ़ते ही हमें पता है C should be the right answer, but still we will continue reading the second and third statement. Effective NPA management requires a robust risk management system to identify, monitor, and mitigate risk. Granular data and NPA management provides detailed insights into individual loans, aiding in precise risk assessment and control. तो क्या सी तक पहुंचना डिफिकल्ट था बैंकर्स? नहीं. Yes, it was easy. Fantastic. Answer is C in here. Let's go to next question. How is pledge different from mortgage and hypothecation? mortgage और hypothecation से pledge different क्या है? कैसे है? pledge में हमने पढ़ा है कि possession ही चला जाता है. ठीक है. In the case of pledge, collateral remains in possession of the pledgee. Pledgee is the bank जो loan दे रहा है. Only immovable properties are kept as security in case of pledge. That's not correct क्योंकि movable properties रखी जाती हैं. Gold can't be pledged because it can be mortgaged and hypothecated. Again, that's wrong. Hypothecation में possession majority cases में नहीं जाता है except symbolic hypothecation.
नहीं, वहाँ जाता ही नहीं, हाइपोथिकेशन में नहीं जाता है। आपका पोजेशन जैसे गाड़ी है, पोजेशन नहीं जाती है हाइपोथिकेट। मॉर्गेज में पोजेशन जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप ऑफ मॉर्गेज है। अगर सिंपल मॉर्गेज है तो पोजेशन नहीं जाता है, अगर इक्विटेबल मॉर्गेज है तो भी पोजेशन नहीं जाता है। ठीक है, और ये दो सबसे ज्यादा कॉमन मॉर्गेजेस है इंडिया में। ओनली लॉन्ग टर्म लोन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइस सिक्योरिटी, दैट्स आल्सो नॉट करेक्ट। इसलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? A is going to be the right answer and I've also given you the explanation. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Short term financing needs guaranteeing availability of funds, long term capital expenditure, temporary financing to close a deal. अब हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको मैच द फॉलोइंग करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं? रिवॉल्विंग क्रेडिट, टर्म लोन, ब्रिज लोन एंड लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो बताएंगे गाइस आपके अकॉर्डिंग सही आंसर इस 6 क्वेश्चन का क्या होना चाहिए। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीड्स को हम रिवॉल्विंग क्रेडिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गारंटीड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो कहीं ना कहीं हमारे को क्रेडिट लाइन मिल जा रही है। ओके, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम टर्म लोन बोल सकते हैं। ओके, और टेम्परेरी फिनेंसिंग टू क्लोज अ डील, टेम्परेरी फिनेंसिंग एक हमारे पास ब्रिज की तरह काम करता है, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारे पास 1 का ए है, 2 का डी है, 3 का बी है और 4 का सी है। ये ऑप्शन हमको कहाँ दिख रहा है? ये ऑप्शन हमको बी में दिख रहा है ना आप लोग को? Yes, bankers. Are you guys able to see? Process this information in your head. A very good question, okay? A very, very good question. Let's go to question number 7. 7th question हमसे क्या बोल रहा है? 7th question पूछ रहा है आपसे, what is the maximum charge? What is the maximum charge that can be levied outward for an outward NEFT transaction? इनवर्ड के लिए कोई पैसे लगते नहीं है, आउटवर्ड की लगते हैं। तो ये 10,000 है, सॉरी आउटवर्ड अमाउंट भेज रहे हैं ऑफ ₹10,000। कितना रहेगा? कुछ भी नहीं लगेगा, ₹2.5 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी, ₹2.90 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी है, ₹5 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। क्या लगने वाला है? 10,000 है तो इट इज गोइंग टू बी 2.5 प्लस एप्लीकेबल जीएसटी। ये हमारे पास रेट दे रखा है। अगर मैं एनईएफटी के बारे में बात करती हूँ तो हमारे को 10,000 रुपए तक है 2.50, 10,000 से 1 लाख है ₹5, 1 लाख से 2 लाख है ₹15 और 2 लाख के ऊपर है ₹25। यहाँ पे जो मैक्सिमम है वो 25 है। आप देखिए आरटीजीएस में जो मिनिमम है वो लगभग 25 है। ठीक है, आरटीजीएस में 2 लाख के ऊपर की ट्रांजेक्शन होती है, 2 से 5 लाख में 24.50 लग रहे हैं और 5 लाख के ऊपर में लगभग ₹50 लग रहे हैं और सब में एप्लीकेबल जीएसटी लगता है। ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है अपन के पास? बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 8। In India, under priority sector lending guidelines, scheduled commercial banks are required to lend a certain percentage of their adjusted net bank credit, इसे MNBC बोलते हैं, या फिर CEOBE, whichever is higher, to different priority sectors. For domestic scheduled commercial banks, the target for lending to agriculture is -% of ANBC or CEOBE, and sub-target for lending to small and marginal farmers within the agriculture sector is dash। तो हमें पता है टोटल 18% है, उस 18% में से 10% जो है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास जाना चाहिए। तो टोटल 18 है और जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास जाएगा वो 10 है। इस वजह से क्वेश्चन 8 का आंसर हो जाएगा सी। Am I clear to everybody? We have already talked in details about it in the concept section also. ठीक है, और concept section
इसके जो नोट्स हैं आप फ्री मटेरियल से अपलोड डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आई जस्ट गॉट मैसेज फ्रॉम फ्यू फ्रेंड्स कि कुछ नोट्स मिसिंग है, तो जो मिसिंग है मैं पोस्ट द सेशन अपडेट कर दूंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। NBFCs in India rely on various sources of finance to carry out their operations. Among the following, dash is a short-term borrowing instrument often utilized by NBFCs to meet their immediate funding needs. टर्म लोन नहीं हो सकता क्योंकि टर्म लोन लॉन्ग टर्म होता है और ये आपसे शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन आपसे शॉर्ट टर्म के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहे हैं while dash is a longer term debt security, debt मतलब इक्विटी तो हो नहीं सकता है। ठीक है, डेट क्या ट्रेजरी बिल हो सकता है? ट्रेजरी बिल्स आर शॉर्ट टर्म और हम बात कर रहे हैं ए में शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट की और बी में लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट की, और डेट एज अ डिबेंचर इज गोइंग टू बी बेटर ऑफ एन आंसर एंड देयरफॉर द आंसर शुड बी फॉर क्वेश्चन नंबर 9A। Are you guys able to think the way I am telling you to think? समझ आ पा रहा है आप लोग को? इसको एक बार आप रीड जरूर लगाइएगा, ये नोट्स में आपके साथ पोस्ट द सेशन शेयर कर दूंगी। ओके, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में 1 नंबर का। What shall be the average raw material storage period when the average stock of raw material is 8,000 tons? The average daily consumption of the raw material is 100 tons. Guys, do you remember the formula here? Average stock of raw material divided by average daily consumption of raw material. तो हमारे पास 8,000 divided by 100 is equal to 80. तो ये हमारा एवरेज रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड होना चाहिए। Okay, the answer should be B. क्या है फॉर्मूला? The formula is simple. यहाँ पर फॉर्मूला एकदम सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? Average stock of raw material divided by average daily consumption of raw material is equal to average raw material storage period. It is important. 1 नंबर का एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो 1 मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन है, Mr. Lavish, who is aged 58, is a presiding officer of a debt recovery tribunal, DRTK. He is a presiding officer. ठीक है, now he shall hold the office for a term of, कितने समय के लिए ये अपना ऑफिस रख सकते हैं? हमने पढ़ा है 65 years और 5 year whichever is earlier। ठीक है, तो 58 में 5 ऐड करता है 63 होता है, जो कि 65 से नीचे है, तो जो मैक्सिमम टर्म ये यूज कर सकते हैं वो है 5 में। आर वी गुड गाइस? ऐसे क्वेश्चंस हमें दिखने को मिले हैं, फिर से भी दिखने को मिल सकते हैं। आई होप इट इज ऑल गुड। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ असिस्टेंस अंडर मुद्रा लोन? मुद्रा लोन के अंदर मैक्सिमम अमाउंट कितना जा सकता है? हमने मुद्रा लोन में 3 बातें पढ़ी थी, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु लोन होता है जो 50,000 से नीचे है, 50,000 से 5 लाख तक का है वहां पर किशोर, और 5 लाख से 10 लाख तक का है तरुण। तो मैक्सिमम जो मिल सकता है वो 10 लाख ही मिल सकता है, जो मैक्सिमम मिल सकता है वो 10 लाख से मिल सकता है। और ये रहा बस शिशु, किशोर और तरुण, और यहाँ से मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ओके, ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। मुद्रा इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर लॉन्च करी गई थी। 3 स्कीम्स हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण। शिशु इज फॉर लोन्स अप टू 50,000, इसमें कोई प्रोसेसिंग फी भी नहीं लगती है।
किशोर इज 50,000 to 5 lakh एंड तरुण इज 5 lakh to 10 lakh, और 10 lakh मैक्सिमम असिस्टेंस होता है जो आपको मुद्रा के अंदर मिलता है। मुद्रा की फुल फॉर्म काइंडली इंपॉर्टेंट है, दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। आप लोग मेरे साथ हैं ना दोस्तों? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे ऑन योर स्क्रीन। Every instrument other than a bill of exchange and a promissory note which are chargeable with a duty and executed out of India may be stamped within dash after it has been first received in India. इंडिया आने के बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को छोड़कर बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको 3 महीने के अंतर्गत जिस दिन से रिसीव हुए हैं आप उसे स्टैंपिंग करानी होगी। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? B is going to be the right answer. Okay, B is the right answer here. अगर मैं सेक्शन 18 का आपको वर्णन करती हूँ, गिविंग यू रेफरेंस ऑफ सेक्शन 18 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, हर एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट ये चार्जेबल है। जो भी इंडिया के बाहर से एग्जीक्यूट होके आ रहे हैं उन्हें इंडिया पहली बार आने से 3 महीने के अंतर्गत स्टैंपिंग करानी होगी। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये डेटा को आप कोशिश करिए कि अपने दिल में उतारें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। अब ये प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन है। इन 2023 one of the attempts this question was asked, that is, which of the following terms defines the process of substituting the actual card डिटेल्स विद ऑल्टरनेट कोड? ऑल्टरनेट कोड के साथ ये एक्चुअल कार्ड को ही हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये टोकनाइजेशन है, क्लोनिंग है, इमिटेशन है कि शैडोइंग है? एनीबडी हु वांट्स टू गिव इट अ ट्राई? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस इन द चैट। क्वेश्चन नंबर 14, अ वंडरफुल वन। सिंपल, सिमिलर लाइंस पे हो सकता है एग्जैक्ट क्वेश्चन आए बट सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब एक्चुअल कार्ड सब्स्टिट्यूट होके एक ऑल्टरनेट कोड यूज हो रहा है उसे हम टोकन जैसे यूज कर रहे हैं तो ये टोकनाइजेशन है। इट इज टोकनाइजेशन। ओके, इसे एक बार पढ़ लेते हैं साथ में। क्या है टोकनाइजेशन? टोकनाइजेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कोड ऑफ एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद एन ऑल्टरनेट कोड जिसको हम टोकन बोलते हैं, विच शाल बी यूनिक फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन, रिक्वेस्टर एंड डिवाइस। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन बन के, मतलब हर बार यूनिक बनेगा ये कोड। ये कार्ड ऑफ कोर्स लेंगे, टोकन, रिक्वेस्टर और डिवाइस, तीनों का मिलाकर एक कोड बनेगा। और टोकनाइज कार्ड ट्रांजैक्शन आर कंसिडर्ड सेफर क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल कार्ड डिटेल्स आपको शेयर नहीं करनी होती जिससे आप सामान खरीद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर स्क्रीन। Sorry guys, I'm coming.
Just a moment, guys. Okay. What are consumer loans? Consumer loans are basically for personal items, जैसे कि आपने कोई फ्रिज लिया, कोई टीवी लिया, ठीक है। जनरली वो 1 से 3 साल के लिए रहता है, जनरली 1 to 3 years के लिए रहता है, और सिक्योरिटी पर्पज के लिए देयर इज अ प्लेज ऑफ द आर्टिकल परचेज आउट ऑफ द बैंक लोन। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है, कौन सा ट्रू नहीं हैज बीन आस्क्ड। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं आपने एक रेफ्रिजरेटर लिया, एक फ्रिज लिया, अगर वो फ्रिज इन्हीं के पास हाइपोथेकेटेड रहेगा तो एज अ कंज्यूमर लोन यू वॉन्ट लाइक टू टेक इट, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो पक्का से फॉल्स है। मुझे बताइए फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? इस फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू के फॉल्स? It is not 1 to 3 years, but 3 to 5 years, and therefore both the statements are false. दोनों ही स्टेटमेंट्स यहाँ पर फॉल्स हैं। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? क्वेश्चन नंबर 15, बोथ आर नॉट ट्रू। जैसे आपने टीवी लिया, वीसीआर लिया, कोई एयर कंडीशनर लिया, है ना, कोई रेफ्रिजरेटर लिया, पर्सनल कंप्यूटर लिया, 3 से 5 साल के रहता है, और यहाँ पे प्लेज नहीं होता है, हाइपोथिकेशन रहता है, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 16, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। Portfolio management services offer specialized investment strategies tailored to individual or institutional investor. The primary objective of portfolio management services is to seek dash through the management of investment portfolio, wealth preservation, alpha generation, passive income, risk diversification. In India, portfolio management services can only be offered by entities registered with SEBI. अगर आपको फर्स्ट नहीं भी क्लियर था ना, तो ये बात हम क्लियर है कि अगर हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज में जा रहे हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पर हम अल्फा जनरेशन डाल के देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज इज टू सीक डैश द मैनेजमेंट of an investment portfolio. Yes, it is alpha generation, and therefore the answer should be B in here. Am I clear? जहाँ पे भी आप कंफ्यूज होते हो, एलिमिनेशन इज अ गुड वे। अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शन है तो उसके साथ भी अपने सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Kashika entered into an indemnity contract with Divya, where Divya agreed to indemnify her for any losses she might incur in the venture. Kashika ended up with a loss of 5 lakh in the venture. यहाँ पे दिव्या ने क्योंकि वादा किया था तो निभाना पड़ेगा। However, when Kashika approached Divya for indemnification, she refused, arguing that Kashika had not taken reasonable care to minimize the loss. देखिए ऐसी कोई बात क्वेश्चन में नहीं बताई गई है कि उसने there is a principle in insurance which says जिसके आपको अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे, या अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि जो लॉस हो कम से कम हो, ठीक है, इसको मिटिगेशन बोलते हैं। बट ऐसी कोई बात क्वेश्चन में करी नहीं गई है। जस्ट यू first said that I will take care, I will make good for your loss, and now you are not fulfilling your वादा, ठीक है। तो यहाँ पर कशिका की गलती नहीं है, दिव्या को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा, एंड therefore the answer should be what? Kashika has no right to indemnify as she does not minimize the loss. Kashika is entitled to be indemnified because the loss is covered by the contract irrespective
Kashika must prove that she took all reasonable steps to minimize. Kashika has forfeited her right because she entered into a risky venture. No, the answer should be B. What is alpha generation? The primary alpha generation is the generation that is right now. ये लोग अभी अभी क्या नाम है जॉब्स करना शुरू हुए हैं. यस, जैसे हमने बॉमर्स देखा है, मिलीनियर्स देखा है, इसी तरीके से हमारे पास अल्फा जनरेशन है. एक एरा बोलते हैं ना, एरा. इस टाइम में अगर आप पैदा हुए हैं तो मतलब 2010 से 2025 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, दे आर नोन एज द अल्फा जनरेशन. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18. How is a short term limit calculated for farmers raising more than one crop in a year according to Kisan Credit Card Scheme? Based on the proposed cropping pattern for the first year with no annual increase. यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इस टॉपिक से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, मैं कराऊंगी न्यूमेरिकल भी आप. ओके. The limit is fixed at beginning and remains unchanged for 5 years. Based on proposed cropping pattern for the first year, an additional 10% of the limit is added for the next successive years. Total 5 साल के लिए रहता है. तो जैसे मान लेते हैं जो फर्स्ट ईयर में लागू है वो 10,000 हुआ है, उसमें जो भी आप प्लस वगैरह करने होंगे, जो भी अमाउंट आएगा उस पर 10% ले लेंगे ऐड. फिर जो भी अमाउंट आएगा उसमें 10% कर लेंगे, फिर जो भी अमाउंट आएगा उस पर 10% कर लेंगे, और फिर जो भी अमाउंट आएगा उस पर 10% कर लेंगे. दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर. इस तरीके से लोन रहता है अंडर केसीसी. एंड द आंसर हियर इज सी. अगर आपने मेरे साथ समरी सेशंस अटेंड करे तो मैंने वहां पे न्यूमेरिकल भी किया हुआ है इसका. ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following statement is true regarding NEFT? NEFT के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? ओके, ओके. NEFT is remittance system of RBI in operation since 2010. अब इतना सी बात है, क्योंकि ये 2005 है, आप गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए ये डेटा जो डेटा पूछा जा सकता है, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपके लिए मैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस में लेकर आ पाऊं. ओके. इट ऑपरेट्स ऑन डेफर्ड नेट सेटलमेंट सिस्टम. हाँ, क्योंकि हर एक आधे घंटे में चलता है, फॉर 48 साइकिल्स चलती है इन 24 आवर्स, तो डेफर्ड तो रहता है. ठीक है. द ट्रांजैक्शन ऑन एनईएफटी में बी मेड फॉर एनी अमाउंट. कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं, वैसे तो जनरली 10 लाख रहती है पर लिमिट, बट यहाँ पर अगर बंदा रिक्वेस्ट करता है, कस्टमर ऐसा एक्सेस दे देता है आपके यहाँ पे भी, तो और बढ़ाया जा सकता. इसलिए आंसर इज ओनली सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके. Now, which of the following statements is true? Statements is और are true होना चाहिए, है ना? is और are true होना चाहिए. चलिए. Farmers with land holding 0.5 hectare are categorized as marginal. No. 0 to 1 are marginal and 1 to 2 are small. Yes. Farmers with land holding for more than 1 hectare and up to 2 are farm. Small farmers. इसका मतलब A तो सही नहीं है, B सही है. Yes, A तो सही नहीं है, B सही है. मैंने इसका भी चार्ट कराया आपको सभी नोट्स में, डाउनलोड कीजिएगा ये चैप्टर. एग्रीकल्चर फिनेंस यूनिट 37 है. दिस इज यूनिट 37. Okay, now let's go to question number 21. Which of the following statement is true about the अटल पेंशन योजना? यहाँ से पिछली बार IEIFS में क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, वो इस बार पीपीबी में पूछा जा सकता है.
चलिए, द स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय PFRDA, अटल पेंशन योजना जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट किया, एडमिनिस्टर किया जाता है बेसिकली, ठीक है। It is open to all bank account holders with age 18 to 60 years. No, the age limit is 40 years and therefore this statement is not correct. But first statement is correct क्योंकि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ही अटल पेंशन योजना चलाई जाती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। ठीक है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा 18 से 40 वर्ष के लोग अटल पेंशन योजना में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अच्छा जो पीछे था उसका आंसर हम पहले कर चुके हैं ना। 22 क्वेश्चन मिसिंग है, कोई बात नहीं, हम 23 करने चल रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, which are the following factors that will be considered while creating an efficient portfolio? रिस्क देखना चाहिए, रिटर्न देखना चाहिए, लिक्विडिटी देखनी चाहिए, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए जब आप एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं। द आंसर इज यस ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज यस ऑल ऑफ द। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 24। अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना बोले तो डे, NRM बोले तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, दीन दयाल अंत्योदय योजना, यूनिफॉर्म इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, women SHGs are self-help groups, will be eligible for loan up to 3 lakh at an interest of dash per annum. Question number 24. It is 7% per annum, 8% per annum, 9% per annum, yet 10% per annum. What should be the right answer to question number 24? The answer is 7% per annum. 3 lakh rupees, 7% per annum. Very important, okay? 24th you didn't know, now you know. Master. Consider the following statements regarding check truncation system. Okay. It helps with interbank clearance of check without physical movement. Yeah, that's true. The paper check after truncation is kept in the custody of the clearinghouse that truncated the check. कलेक्टिंग बैंक के पास भी जा सकता है, हाँ, और क्लियरिंग हाउस के पास भी जा सकता है ना, इस वजह से ये स्टेटमेंट भी सही है। Positive pay system has introduced, which involves a process of reconfirming key details of large value checks. अगर बड़े वैल्यू के चेक्स है तो यहाँ पे रिकन्फर्म किया जाता है कि भैया जी आपने इश्यू किया है कि चेक, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट when we are talking about question number 25. Okay, let's go to question number 26. लेटर ऑफ क्रेडिट किसके रिक्वेस्ट से खोला जाता है? एप्लीकेंट की रिक्वेस्ट पे। एप्लीकेंट LC खुलवाता है अपने बैंक से, जो बैंक होता है वो इश्यूइंग बैंक होता है। किसके लिए खुलवाता है? बेनिफिशियरी के लिए खुलवाता है। बेनिफिशियरी का बैंक को कंफर्मिंग बैंक या एडवाइजिंग बैंक हो सकता है। कंफर्मिंग बैंक कभी कभी अलग हो, जब भी जो बेनिफिशियरी श्योर नहीं होता है अबाउट द गुडविल ऑफ द इश्यूइंग बैंक, तो एक कंफर्मिंग बैंक से वो कंफर्म कराता है। ठीक है, बट इन जनरल एडवाइजिंग बैंक कंफर्मिंग बैंक हो जाते हैं। इसके लिए मैंने एक चार्ट दिया हुआ है आपको क्लास में। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 27। क्या मेरी स्पीड सही चल रही है और डू यू वांट मी टू स्लो डाउन? गाइस, क्वेश्चन नंबर 27, आर वी ऑन अ लाइन टिल हियर?
आपसे इनकरेक्ट पूछा हुआ है, करेक्ट नहीं पूछा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एनपीए? An asset is classified as substandard if it remains as an NPA for period less than or equal to 6 months. That's not correct. NPA हमने देखा है 90 days. इस 90 days प्लस NPA की भी 3 क्लासिफिकेशन है। सब स्टैंडर्ड एसेट है अगर 1 साल से नीचे NPA है, डाउटफुल एसेट है अगर 1 साल से ऊपर है, और लॉस एसेट है जब किसी इंस्पेक्शन में ऑडिट एक्सेट्रा में पता चला कि अब यहाँ से पैसे आएंगे नहीं और अभी तक आपने राइट ऑफ नहीं किया था इस अकाउंट, फिर लॉस अकाउंट हो जाए। अब 6 महीने वाली बात है गलत, तो ये तो सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। एसेट इज क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट रिमेन्स फॉर मोर देन 12 मंथ, दैट्स करेक्ट, 1 साल से ऊपर है इसलिए पूछ लेंगे। An asset is considered as loss asset when it is uncollectible or has such little value that its continuance as bankable asset is not suggested. That's also true. NPA are loans or advances issued by banks or financial institutions that no longer bring in money for lenders since the borrower has failed to make payments on the principal or interest for at least 90 days. That's also true. The only statement that isn't true is A. Very, very good. बहुत बढ़िया. Let's go to question number 28. Where a customer by letter has advised the bank directing the banker not to honor or pay a particular check, such letter is called stop payment letter. ये हमने मैकमिलन के क्वेश्चन से उठाया है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स में आ गए, यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं इन योर एग्जामिनेशन। ओके, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 29. For check is a or an check is a valid check, is an invalid check, is a dead check, is a stale check. Stale check होता है जो 3 महीने से पुराना, older than 3 months is stale check. बट यहाँ पर क्योंकि आपने जाली दस्तखत करे हैं या किसी भी तरीके से forgery involved है, इस वजह से आंसर is invalid. Yeah, let's go to question number 30. A check favoring Rajkumar and order is stolen. The thief endorsed the check as Rajkumar in his favor. मैंने एक चोरी कर लिया और राजकुमार के नाम पे था, इसको अपने नाम पे, जो एक थीफ था इसने अपने नाम पे एंडोर्स कर लिया। The check is presented in clearing and paid by the drawing bank. अब बैंक ने पेमेंट कर दी। True owner later on sent a legal notice to the bank. अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत पाए जाते हैं आपके एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में दिखेंगे। 30th क्वेश्चन ध्यान से ना, पूरी अभी तक जितनी नॉलेज आपने ली है ये नहीं करनी है। हमने बोला ये एक तरीके से पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो रहा है सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया कि बैंक की कोई नेग्लिजेंस थी या नहीं थी, अगर लिखा है कि थी तो ऑफ कोर्स वही मानेंगे, बट अगर नहीं लिखा है ना कि नेग्लिजेंस थी, तो हम मान लेंगे कि ड्यू डिलिजेंस के साथ काम हुआ है। अब किसी ने चुरा लिया, अगर आप चाहते थे थोड़ा सेफ्टी मेंटेन करना तो आप क्रॉस कर देते चेक का। अब राजकुमार के लिए दे रखा है, अब राजकुमार ने अपने आप को एंडोर्स कर लिया, उसने अपने आप को एंडोर्स कर लिया, तो क्या पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। Forgery does not give any right to paying bank, hence is liable. Actually, forgery के बारे में पता ही नहीं था ना। As per section 85 of NI Act, paying bank is liable. As per section 131 of NI Act, paying bank is liable. पहली बात तो ये दोनों sections देते हैं प्रोटेक्शन, और सेक्शन 131 तो पेइंग बैंक के लिए है भी नहीं, वो तो कलेक्टिंग बैंक के लिए है। मैंने आपको बताए थे जब मैं चैप्टर्स पढ़ा रही थी आपको कि कुछ सेक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 85, सेक्शन 89, सेक्शन 131, सेक्शन 13, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 ऑफ एनआई एक्ट। वेरी प्रॉपर नोट्स मैंने आपके साथ शेयर करे हुए हैं, प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा या एक बार रेफर कर लीजिएगा JAIIB CIB प्रेप ऐप से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए।
ओहो, क्वेश्चन नंबरिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, ये भी ले लेते हैं। बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर ऑन लेंडिंग शुड बी विद इन -% of its priority sector lending across average across 4 quarters। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एनबीएफसी से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन का नंबर गलत हो गया, बट हम इसी क्वेश्चन नंबर से चलेंगे, अदरवाइज पूरे आगे तक हमारे को चेंजेस करने पड़ेंगे। तो भैया मुझे बताइए, अगर मान लेते हैं आप एक बैंक है और आपकी जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की आपके पास गाइडलाइंस है वो फुलफिल आप नहीं कर पा रहे हो, और एक एनबीएफसी है जो आपसे लोन लेना चाह रहा है आगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, तो आप कितना प्रतिशत दे सकते हो? 5%। 5% ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एवरेज अक्रॉस 4 क्वार्टर्स। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से भी आपसे सेपरेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर टू क्वेश्चन 40 इज 5%। वैसे तो 31st क्वेश्चन है, बट मुझे हर क्वेश्चन का नंबर चेंज करना पड़ेगा अगर मैंने यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। Yes. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41। Exposure to a single NBFC, predominantly lending against collateral of gold jewelry, comprising of 50% or more of the financial asset. Maximum 7.5% of bank's Tier 1 plus Tier 2 capital. The ceiling may go up to dash if the additional exposure is on account of funds owned lent by NBFCs to infrastructure sector. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम 7.5% है, बट ये एक्सटेंड किया जा सकता है, सीलिंग को बढ़ाया जा सकता है अगर ये फंडिंग जो है ऑनलाइन करी जा रही है बाय एनबीएफसी ऑल्सो फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर्टिकुलरली। अगर एग्जामिनर आपकी बहुत डिटेल नॉलेज चेक करना चाहता है तो सेपरेट ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और यहाँ पे आंसर इज 12.5%। क्वेश्चन नंबर 9। Am I clear to everybody? Yes. Let's go to question number 42. In NBFC MFI, that is a non-banking financial company, microfinance institution, net owned capital, net owned funds is minimum of dash 5 crore, 10 crore, 3 crore, 2.5 crore। अगर आप रजिस्टर्ड हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो 5 crore है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है अक्टूबर 2023, वहाँ ये वाला अमाउंट दे रखा था, ये वाला अमाउंट दिया हुआ था, और ये पूछा गया। तो 2 crore का एक्सेप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, बट जो नेट ऑन फंड्स इन जनरल चाहिए वो चाहिए 5 crores, and therefore the answer question number 42 is A। ठीक है। So question number 43. For priority sector lending, the target and sub-targets are fixed for each category are applicable to every commercial banks, and it includes RRBs, SFBs, LABs, primary urban cooperative banks other than salary earners bank। ये सारे ही कोई से भी नहीं। बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 43। It includes all of it। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। नन ऑफ द अबव नहीं है आंसर। और ये प्लीज एक दो बारी जरूर पढ़िएगा जब आपके पास नोट्स आते हैं, तो एक दो बारी तो भी आपने मेरे साथ ही पढ़ लिया है, एक दो बारी खुद भी पढ़ना है पोस्ट द सेशन, ठीक है। Question number 44. What is the maximum loan amount per borrower for distressed person other than farmer to be classified as priority sector loan in weaker section? यहाँ पर हम फार्मर्स के अलावा डिस्ट्रेस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ये डेटा जरूरी है हमारे लिए याद करना, and therefore I brought it for you। This 50,000, 1 lakh, 2 lakh, 2 lakh 50,000। Question number 44. The answer is 1 lakh rupees other than farmers बोल रहे हैं डिस्ट्रेस पर्सन है, ठीक है। तो जो ये डेटा मैंने आपको यहाँ दिया हुआ है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक बार ही पढ़ लेते हैं।
Priority sector loans to following borrowers are considered under weaker section category. कुछ फी की फीचर्स है प्राइस डिस्कवरी के, अगर वुमेन बेनिफिशियरी इंडिविजुअल दे रहे हैं तो 1 लाख पर बोरोवर है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ये आर्टिजन्स है। कॉटेज इंडस्ट्री से कोई क्रेडिट लिमिट दे रहे हैं, ये भी 1 लाख है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर भी आ सकते हैं वीकर सेक्शन वाले। स्केड्यूल्ड कास्ट, स्केड्यूल्ड ट्राइब भी हो सकते हैं, एसएचजीज भी हो सकते हैं, डिस्ट्रेस फार्मर्स भी हो सकते हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी साहूकार से, किसी ऐसी दुकानदार से पैसे ले लिए हैं उधार पर, ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स। फिर डिस्ट्रेस पर्सन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम फार्मर्स, बट यहाँ पर अमाउंट 1 लाख है, ठीक है। माइनर कम्युनिटीज क्या बता रखा है वीकर सेक्शन में, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी है। Okay, this was question number 44 and important one. Let's go to question number 45. Messrs. Kashinath and Sons Private Limited enjoys working capital facilities with Bank A. It has approached the bank for LC limit for purchase of raw material. ठीक है, को रॉ मटेरियल खरीदना, उसके लिए LC वैल्यू बतानी है कितनी होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इज 10,000 lakh। रॉ मटेरियल जो परचेज करा है क्रेडिट पे हुआ है 6,000 lakhs। सॉरी गाइस। एडवाइजिंग टाइम में लेटर ऑफ क्रेडिट का 30 days, शिपमेंट एंड ट्रांसिट पीरियड ऑफ 45 days, credit period agreed upon by the seller and the customer or the project available credit for calculation is for maximum permissible bank finance MBBF बोलते हैं, maximum permissible bank finance for funds whichever is less than 45 days। 45 days है तो वापस कितने दिन हो गए? 30 + 45 + 45। ये डेटा दिख रहा है आपको स्क्रीन पर। How many days it comes to? 90 + 30, 120 days हमें दिख रहे हैं, ठीक है, 120 days आ गए। अब टोटल जो हम लेटर ऑफ क्रेडिट में साइकिल लेते हैं वो 360 दिन की लेते हैं। यहाँ पे तो बता रखा है अजम्पशन, बट अगर नहीं भी बता रखा है क्वेश्चन में तो आप 365 days नहीं लेंगे, 360 days ही लेंगे। ओके, अब क्या करेंगे? जो 120 days आया, इस 360 को 120 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 3 साइकिल बनेगी। हाउ मेनी साइकिल्स विल गेट 3 साइकिल्स। अब जो इन्हें लोन चाहिए वो चाहिए 6,000 लाख का चाहिए, तो 6,000 को हमें टोटल जो 6,000 है उसमें 3 साइकिल में चाहिए, 3 साइकिल में चाहिए, तो हमें 2 लाख, 2,000 लाख का हमारा यहाँ पर अमाउंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या रहा है आंसर। 2,000 lakhs is an option and therefore C will be the right answer। क्या किया हमने? हमने टाइम देखा, एक साइकिल में कितना समय चाहिए, 120 days चाहिए, तो टोटल साइकिल्स कितनी हुई? एक साल में अगर हम 360 दिन मानते हैं तो टोटल 3 साइकिल हुई। अगर टोटल वैल्यू जो पूरे साल में लगने वाला है वो 6 लाख है, सॉरी 6,000 है, 6,000 को 3 साइकिल से डिवाइड कर दोगे, एक साइकिल में 2,000 लाख की आपको वर्किंग कैपिटल लिमिट चाहिए होगी, इतने की एलसी बन जाएगी। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ऐसे क्वेश्चन अगर बनेंगे तो 2 मार्क्स के बन सकते हैं, 1 to 2 मार्क्स से, हायर पॉसिबिलिटी है 2 मार्क्स के, बट 1 मार्क का भी बन सकता है अगर ये सिंपलर लेवल पे पूछ लिया जाता है तो। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स इन हियर? एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? क्योंकि एक और न्यूमेरिकल फिर से आ रहा है आपके इस फील्ड। न्यूमेरिकल्स करने हैं ना, वैसे न्यूमेरिकल्स बहुत नहीं आते हैं, 2 से 3 मतलब मैक्सिमम 5 आ जाएंगे, इससे ऊपर आ नहीं सकते हैं, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम न्यूमेरिकल देखे भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हमारे को करने चाहिए बिकॉज वी डोंट नो। अगर 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे लिए चांदी है, बिल्कुल सिंपल से हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट मेजर्स HNLF ये कंप्यूटर हार्डवेयर बनाते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, ठीक है। एनुअल टर्नओवर दे रखा है 80 लाख का, जो 20% के हिसाब से ये 2023 था, इधर सॉरी 22-23 था, ये 23-24 है, तो 80 का 20% अगर मैं बढ़ा देती हूँ तो ये 100 हो जाएगा, 100 lakhs हो जाएगा। अगर ये 80 लाख था पहले 2022-23 में,
तो 24 में ये 100 लाख हो जाएगा 20% लगा के। अब आपको बताना है कि मैम कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज द कैपिटल रिक्वायरमेंट, हमारी कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, दैट्स अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 कैसे निकालोगे? आप इसे ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, लेट्स कैलकुलेट इट लाइक दिस। जो हमने ग्रोथ एक्सपेक्ट करी है वो 20% के हिसाब से है, तो 80 लाख इंटू 20%, अच्छा 100 लाख नहीं हो, सॉरी गाइस, 80 लाख का 20%, 80 लाख का 20% इज 16, ये 16 हुआ, 16 लाख। ओके, प्रोजेक्टेड टर्नओवर क्या हो जाएगा? 80 तो पिछले साल का था, 16 लाख का इस बार होगा, टोटल 96 लाख का हो गया। ओके, तो 96 लाख अगर मैं जो पहले जो रहा होगा वो तो रहा होगा। अब आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट बतानी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 96 लाख 20% लेते हैं हम, 20% लेते हैं, 20% के हिसाब से आंसर निकाल दीजिए। 96 इंटू 20 is 19.2 lakh and that's your answer. Am I clear to everybody? Are we online? Any questions still here, bankers? किसी का कोई डाउट, कोई संदेह, कोई बात कोई पूछना चाहता है, करना चाहता है, बताना चाहता है? गो हेड, शूट योर क्वेश्चंस टू मी। हाँ 96 लाख ही आया, करेक्ट मास्टर, आपने सही बताया, मैंने 100 कर दिया। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन के नंबर्स में हो गई गलती, इसलिए कुछ क्वेश्चंस आके आज कम आए हैं, बट टुमारो आई विल ट्राई टू इंक्लूड इवन सम मोर डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस। कल हमारा सेशन हम 6 बजे शुरू करेंगे, विल स्टार्ट एट 6 PM। 6 PM से चाहे 12 बज जाए, हम बहुत सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि परसों आपका पेपर ही है। तो क्योंकि हमारे पास टाइम है, सो व्हाट आई सजेस्ट इज 1 घंटा और लगाते हैं मॉड्यूल बी पर, और ये जो सिंपलर वाले क्वेश्चन लगभग 70 क्वेश्चन है जो आपके कंसेप्ट बेस्ड है, मतलब यहाँ पे कोई कंसेप्ट का रिवीजन हो जाएगा, लैंग्वेज बहुत टेक्निकल नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हम 1 घंटा लगा सकते हैं, तो लेट्स स्पेंड दिस मच टाइम। बजे 8:03, 9 बजे तक मॉड्यूल बी ही कंटिन्यू करते हैं, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम मॉड्यूल सी करने लगेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो व्हाई शुड वी वेस्ट इट, कंसेप्ट्स कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। Which one of the following is not one of the 7 C's of credit that are followed for security? सिक्योरिटी के लिए इनमें से कौन सा फॉलो नहीं किया जाता? कैरेक्टर किया जाता है, कैपिटल किया जाता है, क्रेडिट वर्दीनेस भी किया जाता है, बट कैश एट बैंक नहीं किया जाता है, और यही हो जाएगा आंसर। कौन कौन से करे जाते हैं दोस्तों? करा जाता है कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलैटरल कंडीशंस, cash flows and credit worthiness. Question number 1, the answer is C. Very good. Let's go to question number 2. Mr. Ram is of unsound mind and he has requested. He requests bank for lending for rupees 10,000. Will the bank consider him lending funds? Yes, but at higher rate interest. No, because he doesn't have capacity to enter into the contract. Yes, because the amount of borrowing is less than 20,000, or it will depend on the policy. अब जब ऑप्शन है ना बहुत, आप चाहे आपने सोच भी रखा होगा कि माइनर को, सॉरी अनसाउंड माइंड जो है वो डिस्क्वालीफाइड है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से नहीं आ सकता, बट जो ऑप्शंस दिए है ना ये थोड़े खतरनाक है, बट यू स्टिल विल गो विद द कंसेप्शन। द आंसर इज नहीं भाई साहब, आप इंसेन है, चाहे 20,000 से नीचे है, पॉलिसी देख लो, इंटरेस्ट ज्यादा ले लो, नहीं देना ही नहीं है। Yes, let's go to question number 3. Mrs. Geet is married to Mr. Sam and wants to extend loan from bank for starting her new venture. Bank XYZ refuses to grant her loan on the grounds that she is married woman and is therefore debarred to seek advance from the bank. Is the bank correct in doing so? No, भैया जी, marriage is no ground to disqualify somebody टू गिव द लोन। और हस्बैंड भी तब तक लायबल नहीं होगा जब तक या तो वो गारंटर नहीं बना होगा या उसने ज्वाइंटली लोन नहीं लिया होगा।
ठीक है, अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में वाइफ लोन ले सकती है तो मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि है तो मैरिड वुमेन, बट उसके पास ना तो कोई कोलैटरल है, ना तो उसके पास कुछ सैलरी अकाउंट्स है या कोई क्रेडिट वर्दीनेस है जिसके बेसिस पे लोन मिलेगा, तो ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा। बट दैट इज नॉट द ग्राउंड कि आप वाइफ मैरिड हो इसलिए लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, नो मैरिड वुमेन इज नॉट डीबार्ड। Actually, that's an interesting question, but as per law, we'll not go in the nitty-gritties of it. But let me tell you how it happens. Let's say, for example, there is somebody who is at occasions of unsound mind, but ये ऐसे बोलते हैं कि कोई बंदा जो था ना अनसाउंड माइंड का, जरूरी नहीं कोई पागल होगा या मेंटली डिसेबल्ड होगा तभी वो अनसाउंड माइंड का है। अनसाउंड माइंड के आप तभी भी ऐसा हो सकते हो जब आपने बहुत ज्यादा लिटिल लिटिल ले रखा है। कहने का मतलब है दैट यू आर अंडर द क्या बोलते हैं, अफेक्ट ऑफ अल्कोहल। आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रखा है, एकदम नशे में है, और उस समय आपने आपसे किसी ने साइन करा लिया, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नो, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर नॉट इन द माइंडसेट टू टेक प्रूडेंट डिसीजंस। एक आम सोच समझ वाला आदमी जैसे डिसीजन ले सकता है वैसा डिसीजन आप नहीं ले सकते हो, तो आप अनसाउंड माइंड के हो। ये कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रूव करना होता है। कौन प्रूव करता है? जो केस कर रहा है। तो जो केस करता है उसे हम प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिसपे केस करा गया है उसे डिफेंडेंट बोला जाता है। जैसे मैंने बोला कि मास्टर ने ना इस पर्सन को गोली मारी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, कोई गोली गाली नहीं मारी, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ये मैंने आप पे अगर एलिगेशन लगाया तो मुझे ही प्रूव करना होगा। दिस इज इन जनरल हाउ इट हैपेंस। बट इफ वी गो अंडर लॉज लाइक प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट या करप्शन एक्ट, तो वहां पर आप गिल्टी मान लिए जाते हो जैसे आपके ऊपर आरोप आता है, और तब तक इनोसेंट नहीं माने जाते जब तक अनलेस प्रूवन अदरवाइज। ठीक है, तो जैसे भी आपने अरविंद केजरीवाल जी का देखा होगा, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट कॉन्टिन्यूसली न्यूज में था। तो सिमिलर लाइन्स में ना इतना लॉ हमारे सिलेबस में इस लेवल पर नहीं है, पर जब आप सीआईबी पे जाएंगे तो काफी अच्छा लॉ है हमारे पास। बहुत ज्यादा सीएस सीएमए सीएस जैसा नहीं है, बट जितना एज बैंकर्स हमें रिक्वायरमेंट है बहुत अच्छे लेवल पे हमें दिया। अनड्यू इन्फ्लुएंस तो मतलब इज नॉट of unsound mind. Undue influence comes under the category जहाँ पे basically क्या बोलते हैं उसको, few pointers होते हैं under Indian Contract Act section 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। ये सारे सेक्शंस आते हैं जहां पर बोला जाता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो विल है या जो भी जिस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, वो या तो किसी दबाव में आके लिया है, या फिर एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप किसी के किसी किसी का नाजायज फायदा उठा सकते हो, या गलती हो गई है या मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया है या फ्रॉड हो गया है। उन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल होते हैं, बट इतना डिटेल एक्चुअली हमारे पास है नहीं। थोड़ी डिटेलिंग्स यस सीआईबी में है, अभी नहीं है। ठीक है, चलिए खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4। A dash is one who observes complete seclusion in accordance with customs of her community. She is qualified to get an advance sanction and has a capacity to enter into contract. But ये इनको भी करंट अकाउंट नहीं खोलने को मिलता। अकाउंट नहीं खोल सकते ये, जो ही जिनके बारे में बात कर रहे हैं। इज इट अ पर्दा नशीन वुमेन? इज इट एन इलिटरेट पर्सन? इज इट अ मैरिड वुमेन? इज इट डिस्क्वालिफाइड पर्सन? या फिर एओडी दोनों में? सक्लूजन है मतलब ये सोसाइटी से अलग रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, पर्दे में रहते हैं। आंसर हियर इज ए, क्वेश्चन नंबर 4। Let's go to question number 5. Which case law talks about my incorporation under the Companies Act 1956 or Companies Act 2013?
फोर्थ का आंसर इज यस, ए, वरदानेशन करेक्ट है। हम क्या बोल रहे हैं, द कंपनी इज वेस्टेड विद अ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंड डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट। मोहरी बीवी वर्सेस नर्मदास बोस, मैंने समझाया था आपको, माइनर से रिलेटेड है। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, यही है, ये बोलता है कंपनी और कंपनी को चलाने वाले लोग, ये बोल रहे हैं हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा। ठीक है, ऐसा बोलता है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड का केस लॉ। इसके बारे में केस लॉ की डिटेलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है इन इन द समरी नोट्स। समरी नोट्स जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो कि जेआईबी सीआईबी प्रेप के फ्री मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल है। मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक शॉर्ट एक चैनल पे दिया है, 40 सेकेंड समथिंग का है, और आप टेलीग्राम ग्रुप से आपको स्टेप बाय स्टेप एक पीडीएफ भी शेयर करिए, जिसको आप यूज करके स्टेप्स फॉलो करके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। yes it is salmon and salmon words company। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, the following figure is an illustration for working capital cycle, operating cycle, financial management, बोलते हैं। बताइए किसके लिए है? पैसे लिए, पैसे आपको चाहिए थे क्योंकि आपको रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल लोगे, फिर उससे सामान बनाओगे, सामान बनने के बाद फिनिश हो जाएगा, अब वो सामान बिकेगा, बिकेगा भी किस पे, क्रेडिट पे। अभी थोड़े दिन तक पैसे नहीं आ रहे, तब तक के लिए आपको ये पैसे चाहिए, क्योंकि वैसे बिजनेस में लगे हुए, इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल या फिर ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। इसलिए आंसर इज, दोनों ही बोल सकते हैं, ए भी बोल सकते हैं और बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। In credit monitoring arrangement CMA formats, which of the following is for Form 6? Operating statement, fund flow statement, comparative statement of current assets and liabilities, दोनों A B और B B। कोई बताना चाहेगा CMA formats में सही आंसर क्या होना चाहिए? Question number 7. What should be the right answer here? Form 6 के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्म 1 में हम बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग लिमिट्स की, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में या फिर बैंकिंग सिस्टम के बारे में। फॉर्म 2 में हमारे पास ऑपरेटिंग स्टेटमेंट आता है, तो फॉर्म 2 तो हमारा सही आंसर है नहीं, यहाँ पे हम फॉर्म 6 के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर्म 3 में हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जहाँ पे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी आ जाता है, तो फॉर्म 3 भी सही आंसर नहीं है। और ए तो नहीं है, इसका मतलब ये भी सही आंसर नहीं है। अल्टीमेटली हम रह गए इसी के साथ, बट व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द फॉर्म, वी हैव टू हैव अ लुक ऑफ इट। ओके, लेट्स सी अबाउट इट। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने फॉर्म 1 तो आपको बता दिया था ऑलरेडी, एग्जिस्टिंग लिमिट्स के बारे में बात करता है। फॉर्म 2 में ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स है, फॉर्म 3 में, सॉरी, फॉर्म 4 है ये। फॉर्म 3 में हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट पार्ट ए, बैलेंस शीट स्प्रेड, एनालिटिकल एंड कंपैरेटिव रेशियोज की। फॉर्म 4 में करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज आती है। फॉर्म 5 में मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस लिमिट है। मुझे लगता है इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, इसलिए मैं इसे कर रही हूँ स्टार मार्क। और फंड फ्लो स्टेटमेंट है फॉर्म 6 के बारे में। मैं इसको हाईली सजेस्ट करूंगी, आई रेकमेंड दिस, कि आप आराम से 1 से 2 मिनट इसे पॉज द सेशन कीजिए, प्रॉपरली रीड लगाइए, हो सकता है यहाँ से मैच द फॉलोइंग काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ लिए जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एमसीएलआर बोले तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी जब एक बैंक एमसीएलआर डिसाइड कर रहा होगा। 2016 में एमसीएलआर आया था, अब तो खैर ये भी डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि हम डीरेगुलेटेड हो गई ये सारी एंटिटीज। टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट रेट, तो यस, जो उनका खुद का खर्चा हुआ होगा वो देखेंगे, पैसों को लाने का खर्चा होता है। कॉस्ट ऑफ फंड्स,
कितने समय के लिए आप दे रहे हो, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या इसमें कुछ डालेगा, अगर कोई सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो का कहीं नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट चल रहा तो उसको भी ले लेंगे। एंड देयरफॉर ऑल ऑफ इट इज टेकन इनटू केयर व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग कि हमारा एमसीएलआर कितना होना चाहिए। किसी का कोई शक, कोई सवाल यहाँ पर तो प्लीज पूछिएगा। यस, 8 का आंसर भी टी है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। Dash can be defined as continuous supervision process enabling the bank to ensure the quality of loan asset. क्वालिटी का कहने में मतलब कि हम नहीं चाहते कि डिफॉल्ट हो। बैंक चाहता है कि अगर हमने आपको लोन दिया है तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। उसके लिए जो सुपरविजन प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट मॉनिटर बोलते हैं, क्रेडिट अप्रेजल बोलते हैं, क्रेडिट वेरिफिकेशन बोलते हैं, क्रेडिट कोड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट विद वेल एंड करेक्ट दिस करेक्ट। क्या कर रहे हैं हम, मैंने आंसर दे दिया एक तरीके से स्क्रीन पर। क्या रहेगा सही आंसर? वेरी वेरी गुड, द आंसर इज क्रेडिट मॉनिटरिंग। यस, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। The documents of title of goods has been defined in SOGA. इसका हमें ऑप्शंस भी नहीं दिख रहा है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में हमें डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड बता रखा है। द आंसर इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10 डी। यस, 9th का आंसर वाज ए, एब्सोल्युटली करेक्ट। 10th का आंसर इज डी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11. Normally, banks have to file a suit before the civil court for the recovery if the amount due in the loan is dash, and before DRT if the amount loan is due is this and above. देखो, अगर 20 लाख से नीचे है तो आपको सिविल कोर्ट के थ्रू जाना पड़ेगा। 20 लाख से ऊपर है, ये हम डीआरटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि सरफेसिंग है तो 1 लाख से ऊपर ही आप डीआरटी के पास जा सकते हो। ठीक है, बट हम डीआरटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के बारे में बात कर रहे हैं। रिकवरी ऑफ डेट एंड बैंक्रप्सी एक्ट 1993 के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 20 लाख से कम के बारे में बात करें, लेस देन 20 लाख है तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे, और मोर देन दिस अमाउंट है तो आप डीआरटी। क्वेश्चन नंबर 11, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12. Mr. A, out of his natural love and affection, promises to give to his son B a sum of 1,000. A puts his promise in writing and registered. This is a dash even though there is no consideration from B. हमने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए अगर एक बंदा सम्मान दे रहा है तो दूसरा बंदा पैसे देगा। अगर मैंने कहा ये पेन मैं आपको दे रही हूँ तो आपसे पैसे लेने वाली, ये कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न है। बट यहाँ पर मिस्टर ए अपने बेटे को दे तो रहे हैं बट वापसी के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। बट ये एक्सेप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहेगा, क्योंकि ना जब भी कुछ विदाउट कंसिडरेशन बारे में बात कर रहे हैं तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन के कारण हो, फैमिली अरेंजमेंट हो, ठीक है, रिटर्न हो और रजिस्टर्ड हो। अगर ये सब कुछ फॉलो कर रहे हो आप तो अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तभी भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन दो देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम बी हु इज सन ऑफ ए। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 13. जो है ए बोल देते हैं। ए सन हैज फोर्स्ड बी's name to a promissory note. B, under the threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for the amount of the forged note. अब डरा धमका के काम कर रहे हैं, ठीक है। If B sues on this note, कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी।
Sorry guys, I'm not well. You might have understood it by now. बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पेपर है हमारे पास परसों, हमारे पास लग्जरी नहीं है इसमें बीमार होके रेस्ट करने की। ठीक है, इसलिए अभी हम कंटिन्यू करेंगे इवन दो you might have to hear some sneezes or coughs. Okay, moving forward, let's go to set the bond aside. That's the correct answer. जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड्डू भैया ने तमंचे की नोक पे, क्या अपनी मर्जी से मुन्ना भैया ने गाड़ी बेची? नहीं, तमंचे की नोक पे 18 लाख वाली गाड़ी जो है मात्र 1 लाख रुपए में बेच दी। अब अगर मुन्ना भैया कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे तभी ये कॉन्ट्रैक्ट को वो रद्द करा सकते हैं। इनके पास ये ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है कि कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाए। अगर कोर्ट ऑफ लॉ में चले गए इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड करा देंगे। अब मान लेते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में गए नहीं, ऑप्शन 2 बोल रहा है कोर्ट ऑफ लॉ में गए ही नहीं। अगर गए नहीं तो कुछ होने ही नहीं वाला, सब कुछ, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वेरी मच वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट जो हो जाएगा वैलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन तो है ही ना, बाकी सारे एलिमेंट्स है। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे कोएर्जन के थ्रू हुआ है। कोएर्जन इज जोर जबरदस्ती। ठीक है, चलिए, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 30. If the bailee has rendered any services involving the exercise of labor or skill in respect to the goods bailed to him, बेलर कौन होता है? जिसने सामान दिया है। बेली कौन होता है? जिसने सामान लिया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मेरा ये एसी का रिमोट नहीं चल रहा था और आप एक इलेक्ट्रिशियन है, मैं आपके पास आई, मैंने आपको दिया और बोला कि ये मुझे रिमोट ठीक कराना है। आपने कहा कि ठीक है, 500 रुपये लगेंगे, दे जाइए। मैंने दे दिया आपको, तो मैं बन गई बेलर, आप बन गए बेली। जो सामान दे रहा है वो बेलर है, जो ले रहा है वो बेली है। वो स्पेसिफिक पर्पस दे रहा है, जब ये पर्पस खत्म हो जाएगा तो मैं सामान वापस ले लूंगी। ठीक है, बट इस पे आपका लेबर, कुछ स्किल, कुछ एफर्ट्स लगने वाले हैं, जिसके लिए आपने मेरे से बोला है 500 रुपये ले लो। तो जब तक मैं पैसे नहीं दूंगी तब तक आप इसे अपनी पोजेशन में रख सकते हैं। इसको बोलते हैं बेलीज लियन, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इस पर बन जा रहा है जब तक मैं पैसे नहीं दे रही हूँ। ओके, इट इज नॉट बेलर्स लियन बट इट इज बेलीज लियन। ऐसे ही बैंक के पास भी बेलीज लियन होता है। वैसे मैंने एक एफडी करा रखी थी आपसे, आपसे लोन लिया। वैसे तो एफडी पे लोन नहीं लिया था, ऐसे लोन लिया था, बट मैंने डिफॉल्ट कर दिया। अब आपके पोजेशन में है वो एफडी। ठीक है, तो आप जब तक मैं आपके पैसे नहीं दूंगी आप इस पे अपना लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसे जर्नल लियन बोलते हैं। वापस दो तरह के लियन होते हैं, जर्नल और मॉड्यूल। मॉड्यूल एक बेस कह रहे थे, ज्यादातर बातचीत करी हुई है, बट बेलीज लियन मैंने मॉड्यूल दोनों में बात हो रखी है। When will a loan be NPA? लोन कब NPA हो जाएगा? जब 90 डेज से ज्यादा इंटरेस्ट या लोन इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू हो गया है, जब अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर है। आउट ऑफ ऑर्डर तभी बोलते हैं जब 90 डेज से ज्यादा होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। खाली ए और सी को चूज मत करके आना। दिस ऑल्सो, दो 90 डेज इज नॉट मेंशन्ड बट इट इज स्टिल एन। Okay, bills remain overdue for more than 90 days in BP or BD. For all of the above, yes, the answer to question number 14 is D. 13th का आंसर भी D ही था। Sorry. Let's go to question number 15. Direct advances to agriculture and SME under standard asset category requires provisioning at the rate of 0.40%. स्टैंडर्ड एसेट है, मतलब जो डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन विद दिस एसेट, रिक्वायर्स प्रोविजनिंग एट द रेट ऑफ 0.40%, 0.10%, 1% या 0.25%। इस केस में वापस से 0.25% में बात को प्रोविजन करनी है। ठीक है, बट यही अगर डाउटफुल एसेट होता, सब स्टैंडर्ड एसेट होता या लॉस एसेट हो जाता, लॉस एसेट की केस में तो 100% प्रोविजनिंग हो जाती। जनरली अदरवाइज 25% से ऊपर रहती है प्रोविजनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑर्डर कब है? जब हमने आउट ऑफ ऑर्डर पीछे देखा, आउट ऑफ ऑर्डर होता ही कब है? आउट ऑफ ऑर्डर होता है जब the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit drawing power for 90 days. The outstanding balance in CC or OD account is less than the sanctioned limit or drawing power
but there are no credits continuously for 90 days, or the outstanding balance in the CC of audio account is less than the sanction limit or drawing part, but credits are not enough to cover the interest debited during the previous 90 years. That's 90 days period. That's correct. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है जब मैं आउट ऑफ ऑर्डर के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. Let's go to question number 17. A dash is one when the bank or the internal or external auditors or the RBI inspection has decided the loss when the amount is yet not wholly written off. मैंने बताया आपको इसको लॉस अकाउंट बोलते हैं अंडर एनपीए. आंसर इज दिस. डाउटफुल होता है जब एक साल से ज्यादा है, एक साल से कम एनपीए है, और एनपीए तो 90 डेज ही है. और ये तीनों जो है कैटेगराइजेशन है ऑफ एनपीए. ठीक है. Let's go to question number 18. डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन कब आएगा? जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे, जब जो भी ऑप्शन अवेलेबल है वो अलग अलग है, जब आपके पास चॉइस अवेलेबल है, ये सारे ही सही है, ये सारे ही सही है. और मैकमिलन का क्वेश्चन, मैकमिलन में जो पीछे क्वेश्चन दिए होते हैं हर यूनिट के, वो वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9. आईपी कौन है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल कौन होता है? क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. एक बंदा जो कि या तो सीए है या सीएस है या सीएमए है. पहले आईसीडब्ल्यू बोला जाता था, अब सीएमए बोला जाता है. आई एम सीएमए. ओके. क्या मैं आईपी हूँ? नो, आई एम नॉट. तो ये तो सही आंसर नहीं है. जैसे ये सही नहीं, वैसे ये भी सही नहीं है. एलिजिबल पर्सन हु इज एनरोल्ड विद आईपीए, हाँ ये हो सकता है, बट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के साथ आपको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया से भी ओके चाहिए, आईबीबीआई से भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, और एनरोलमेंट भी चाहिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का. एंड देयरफॉर द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19 इज डी. डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन होता है मास्टर जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. हमारे पूरे कंसेंट में कोई बात नहीं कर रखी, बट क्वेश्चन मैकमिलन में दिया हुआ है, एंड देयरफॉर आई डिड नॉट वांट टू स्किप इट. आप पूरे कंटेंट में बात करते हैं तो कहीं भी इसके बारे में बात हो नहीं रखी है. ठीक है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 20. Which of the following statements is or are true? There are three parties involved in contract of indemnity. That's not a correct statement. True पूछ रहे हैं क्योंकि तीन तो होती नहीं है, दो ही पार्टीज होती है. एक होता है इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनीफाइड. इस चैप्टर के नोट्स जरूर डाउनलोड करना. आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे सारे नोट्स को एक भाई गो थ्रू करने में, क्योंकि 10-12 मिनट की तो टोटल कंसेप्ट क्लास ही है इस चैप्टर की. नोट्स डाउनलोड करके एक भाई पढ़ लीजिएगा जरूर. ठीक है. दो पार्टीज नहीं होती, तीन पार्टीज नहीं होती, दो पार्टीज होती. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी तो जहां जहां वन दे रखा है वो सारा आंसर गलत. वन याद दिया हुआ है गलत है, बाकी तीनों सही हो सकते. Indemnifies liability occurs only if the indemnity holder suffers loss. मतलब मान लेते हैं मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा था, गाड़ी में कुछ होगा तो ही तो पैसे मिलेंगे, मुझे इंडेमनिफिकेशन आएगी. जी ये बात तो सही है. तो जहां जहां टू है वो सही हो सकता है, बाकी तीनों सही हो सकता है. Customers, as a matter of right and without any indemnity, can obtain duplicate DD और travelers check. बिना इंडेमनिटी के कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बैंक अपना नुकसान थोड़ा ना कराएगा. मान लेते हैं आपका डीडी चेक तो खो गया, आपको हमने डुप्लीकेट दे दिया, कोई और बंदा आ गया बैंक के पास ओरिजिनल लेके, बैंक का तो लॉस हो जाएगा. तो बिना इंडेमनिफिकेशन के नहीं मिलता है. दिस इज अ फॉल्स स्टेट. और ये खाली फॉर्मेलिटी भी नहीं है. इंडेमनिटीज आर रिक्वायर्ड बाय बैंक ओनली एज अ फॉर्मेलिटी एंड डू नॉट सर्व एनी अदर पर्पस. एब्सोल्युटली रॉन्ग. बिकॉज अगेन बैंक अपनी जेब से नहीं देगा. अगर आपसे खोया है तो आप इंडेमनीफायर मिल जाएंगे. ठीक है. द ओनली स्टेटमेंट दैट्स करेक्ट इज ट्रू एंड देयरफॉर आंसर इज बी देयर. ठीक है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21. ऐसे करते हैं. Let's take 10 more questions from here. 8:45 to 9 लेंगे हम ब्रेक. 9 o'clock हम मॉड्यूल्स ही शुरू करेंगे.
because now along with my throat and nose, my ear also has started to pain. तो हम 21st क्वेश्चन 30th क्वेश्चन तक करते हैं. 8:45 से 9 हम लेंगे ब्रेक. 9 PM में मॉड्यूल सी शुरू करेंगे. ठीक है, चलिए. इन अ बैंक गारंटी द बैंक मेक्स पेमेंट ऑन. बैंक गारंटी में वाला पेमेंट बैंक जब गारंटर बन गया तो पेमेंट कब करेगा? जब वो कन्विंस हो गया है कि बेनिफिशियरी ने इनकर किया लॉस. अच्छा, अपने आप अगर बैंक ने किसी की गारंटी पे लोन दिया होता तो ऐसा होता क्या? वो गारंटर के पास इतनी चॉइस नहीं है भाई, बेनिफिशियरी के पास है. बैंक पहले अगर बैंक ने मेरे को लोन दिया होता और किसी एक्स बंदे ने मेरी गारंटी दी होती तो ये देखेगा कि किसको पैसे देने हैं नहीं, क्योंकि बैंक उसके ऐसे बेनिफिशियरी हो जाएगा. अब इसको हम बैंक को गारंटर बना रहे हैं, ठीक है, तो बैंक नहीं देखेगा यहाँ पर. बैंक से तो जब पैसे मांगेगा ना बेनिफिशियरी, क्योंकि जो ओरिजिनल प्रिंसिपल डेटर है उसने नहीं दिए पैसे, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आपने गारंटी दी है उस डेटर ने पैसे नहीं दिए हैं, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे. ठीक है. बैंक इज कन्विंस्ड दैट बेनिफिशियरी हैज incurred loss being sued by the beneficiary, the guarantee being invoked after seeking concurrence with the debtor. debtor तो कभी नहीं कहेगा कि दे दो पैसे. हाँ, जब डिमांड कर रहा है बेनिफिशियरी तब देना पड़ेगा. गारंटी बाद में ले सकता है डेटर से क्योंकि उसकी पोजीशन अब क्रेडिटर वाली हो जा रही है, बट अभी तो जो बेनिफिशियरी पैसे मांग रहा है बैंक को देना पड़ेगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. In case the bank on whose behalf the invoked bank guarantee was issued is in liquidation, the bank should make payment to the liquidator and not the beneficiary. No. भैया लिक्विडेटर को क्यों दोगे? लिक्विडेटर तो डेटर के बिहाफ पे है ना. अभी तो हमें जिसको पैसे दिए थे, जिसके लिए बैंक ने गारंटी दी थी, उसके पास जाएगा. ठीक है. मस्ट डिपॉजिट अकाउंट टू द कोर्ट टू अवॉइड कंट्रोवर्सी. भैया जी आप गारंटर और कंट्रोवर्सी एक्सेट्रा के बारे में मत सोचिए. मस्ट पे द बेनिफिशियरी. यस, दिस इज व्हाई बैंक गारंटी एक्चुअली केम इनटू पिक्चर. नीड नॉट पे सिंस द बैंक गारंटी लैप्सेस ऑन एप्लीकेंट कंपनी बीइंग लिक्विडेटेड. भैया जी ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए तो जो बेनिफिशियरी था उसने आपसे गारंटी ली थी ना. तो आंसर इज सीन हियर. अच्छे क्वेश्चन है ये. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 23. A guarantees to C. गारंटर बन गया डिफरेंट. ठीक है. टू एक्सटेंड ऑफ ₹2000 पेमेंट ऑफ राइस टू बी सप्लाइड बाय C टू B. तो B को चावल दे दो भाई 2000 रुपए तक के. ऐसा A ने गारंटी दी कि अगर B नहीं देगा पैसे तो मैं दे दूंगा. तो डेटर हो गया, प्रिंसिपल डेटर हो गया B. ठीक है. कितने रुपए तक की बात हुई? 2000 रुपए. हाँ, अब गारंटी दी थी 2000 रुपए की, बट आगे जो चावल दिए वो 2000 से कम के दिए हैं, 2000 से कम के दिए. अब ये तो उतने ही पैसे देगा जितने का इसने सामान लिया है, बट लेट से ए ने पूरे 2000 रुपए दे दिए इसको. तो क्या ए कितने पैसे इससे रिकवर कर पाएगा? सिर्फ उतने ही कर पाएगा जितने जितने का एक्चुअली में कंज्यूम हुआ है, जितने में का एक्चुअली में कंज्यूम हुआ है, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है. तो A can recover from B more than the price of amount actually supplied? No. A can recover from B only the price for actually supplied goods? Yes. A can not recover from B more than the price of the goods actually supplied. That's also correct. So both B and C are correct. दोनों का मतलब एक ही है. ये क्वेश्चन नंबर 23. Let's go to question number 24. The advising bank's responsibility is. एडवाइजिंग बैंक किसका बैंक है? बेनिफिशियरी का बैंक है. ठीक है. To inform the issuing bank as to whom to issue the LC. No. To advise the buyer the dispatch of document by the seller. No. To inform the beneficiary or seller about the LC. Yes, that's correct. क्या होता है? एक बैंक देखो ये रहा. जैसे ए ने बी से सामान खरीदा तो ए इज द सेलर, बी इज द बायर. बायर अपने बैंक के पास गया, इश्यूइंग बैंक के पास, बोला कि मुझे एलसी बना दो. इश्यूइंग बैंक में एलसी बना के सेलर बोले तो बेनिफिशियरी के बैंक को दे दी, जो कि है एडवाइजिंग बैंक. ठीक है. अब
एडवाइजिंग बैंक सेलर को बताएगा कि भाई तेरी एलसी आ गई है, अभी सामान शिप कर देगा। जब शिप कर देगा तो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेगा कि भाई मैंने सामान शिप कर दिया, ये बात इस डॉक्यूमेंट्स ये इश्यूइंग बैंक को दे देगा। अब इश्यूइंग बैंक बायर को बताएगा भाई डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो अब अगर कोई पेमेंट रिलीज होनी होगी तो हो पाएगी, या जैसे भी एलसी की अरेंजमेंट होगी वैसे होगा। ओके, तो एडवाइजिंग बैंक का काम किसके साथ है? सेलर या बेनिफिशियरी के साथ है, इसलिए मेरी रिपोर्ट का सही आंसर होने वाला है सी। आई होप दिस इज ऑल गुड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने नोट्स में आपके साथ चार्ट शेयर करे हुए हैं, प्लीज गो थ्रू द नोट्स ऑफ यूनिट बता रही कौन कौन से यूनिट्स के आपको नोट्स जरूर देखने चाहिए। ठीक है, आपको देखने हैं यूनिट 8, 9, 10 के नोट्स, आपको देखने हैं यूनिट 12 के नोट्स, आपको देखने हैं यूनिट 19, 20, 21 के नोट्स। ये है मॉड्यूल ए, नोट्स देख लेना एक बार। ठीक है, मॉड्यूल बी में आपको देखने हैं यूनिट 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40 एंड 41। सब सारे नोट्स देख ले, मतलब देखने हैं, देर नहीं लगेगी। आप ये नोट्स अगर आप देखते हैं तो शायद 2 से ढाई घंटे लगेंगे सारे नोट्स देखने में, बट दीजिएगा इतना समय अपने आप को। ठीक है, और मॉड्यूल सी से अगर आप नोट्स नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा, मॉड्यूल डी से भी अगर आप नोट्स नहीं भी देखते तो भी चल जाएगा, बट ये मॉड्यूल ए और बी के नोट्स जरूर देखने हैं एक बार एटलीस्ट वंस। और मॉड्यूल डी के समरी नोट्स देख लीजिए। समरी नोट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। एक ही बारी में ऑल यूनिट 51 to 55 दे रखे हैं, मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। ओके, पोस्ट द सेशन, ये आप जेआईबी से भी प्रेपेस देखेंगे। ओके, now let's go to question number 25. Which of the following statement is false? In a deferred payment guarantee, the payment is to ensure delivery of goods. फॉल्स पूछा है। ठीक है, इन अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी, a deferred payment guarantee is mostly based on a primary contract between the buyer and the seller. That's true. तो जहां जहां टू है वो तो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ है यहाँ है, ये दोनों तो सही नहीं है। या तो 1, 3, 4 सारे 1, 3, 4 फॉल्स है, ये सारे ही फॉल्स है। ठीक है, a deferred payment guarantee differs from other kind of guarantee issued by bank as regard payment liability to the bank on invocation. No, that's not correct. correct नहीं है, तो ये false से पूछा है हमसे। In a deferred payment guarantee, the bank's liability comes into existence only if all the installments are not paid, even if one is not paid. तो ये भी false है। Guys, all three statements are false. Are we all aligned? अच्छा question था, it was a good one. Good one. ठीक है, let's go to question number 26. A deferred payment guarantee, timely payment of installment and interest if provided. In a deferred payment guarantee, which of the following terms are mandatory? कि सामान सप्लाई हुआ होना चाहिए। मान लेते सामान ही नहीं गया तो पैसे किस बात की मिलेंगे भाई साहब आपको? There is a supply of goods by the seller to the buyer and the seller agrees to postpone the payment, तभी तो deferred का बात हो रही है ना। Of the price, this is in consideration of the guarantee. The payment schedule of both the installment and interest. Okay. अनकंडीशनल इररिवोकेबल अश्योरेंस, एक साल बाद मान लेते हैं 5 साल का डेफर्ड पेमेंट था, एक साल बाद बंदा बोल रहा है नहीं तो सामान वैसा नहीं है, हम तो नहीं देंगे वैसे। इट कैन नॉट हैपन लाइक दिस, इट इज इररिवोकेबल अश्योरेंस। ठीक है, ये भी ट्रू है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 26, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, प्लीज आस्क मी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। Let's go to question number 27. Bill purchase facility is granted in case of demand bills, usance bills, tenor bills, term bills. It's a Macmillan question. The answer is demand. बट पर बीपी की फैसिलिटी, बिल परचेज की फैसिलिटी आपको मिलती है डिमांड बिल्स पे।
एक बार जरूर रीड लगाइएगा, ठीक है। रीड ऑल ऑफ दीज। इसको मैं ऐसे बता देती हूँ, इनलैंड बिल्स वो होते हैं जो इंडिया में बने हैं, मेड इन इंडिया, पेड एनीवेयर। ये मेड हुए हैं आउटसाइड इंडिया और पेड कहीं पे भी। डिमांड बिल्स वो होते हैं जहां पर ऑन डिमांड पेमेंट करनी होती है। यूजेंस बिल्स वो होते हैं जहाँ टाइम बता रखा होता है। क्लीन बिल्स होता है जहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं होते, जहाँ डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं वो डॉक्यूमेंट्री बिल्स। जैसे इतनी सी बात पता होनी चाहिए। बहुत बार इनलैंड और फॉरेन बिल्स पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। Dash do not have associated documents and simply establish that the drawer is required to pay the stated amount। क्योंकि डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है तो ये बन जा रहे हैं क्लीन बिल्स। इंपॉर्टेंट। ऐसे वाले क्लीन लोन्स है, ऐसी क्लीन बिल्स भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अ बिल ऑफ एक्सचेंज accompanying documents of title of good is called। जिसमें डॉक्यूमेंट्स है उसे डॉक्यूमेंट्री बिल बोलते हैं। With a view to reduce the instances of misuse of lost or stolen card, which of the following is recommended by RBI? Cards with photograph and of the card holder, card with pin, signature, laboratory card, या all of the above। ये सब कुछ RBI ने recommend किया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम 8:45 तक करेंगे 30 क्वेश्चन, हमारे 42 पे ही खत्म हो गए हैं। अगर किसी का कोई डाउट, कोई टॉपिक पर पूछना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं अब आपके साथ शुरू करूंगी क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल सी। और ये सारे नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पे लगभग 73 क्वेश्चन है। ये नोट्स आपके पास मिल जाएंगे जो आप खुद पढ़ सकते हैं पोस्ट द सेशन। ठीक है, सेम में दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, so that you have access to the content। अभी चलते हैं क्वेश्चंस मॉड्यूल सी के शुरू करेंगे, बट विल स्टार्ट दैट एट 9 PM। लेंगे 15 मिनट्स का ब्रेक। यस, मॉड्यूल सी शुरू करेंगे फ्रॉम हियर एट 9 PM। फिर ज्यादा बड़ा ब्रेक हो जाएगा। हम शुरू करते हैं 8:55। लेट्स स्टार्ट एट 8:55 PM। 10 मिनट्स ब्रेक लेते हैं। ओके, आई सी यू अगेन एट 8:55। बहुत अमेजिंग 50 क्वेश्चंस लेकर आई मैं आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस जो है वो कंपैरेटिवली इजियर है। अगर हमारे पास बैंडविड्थ होगी, टाइम होगी, आप लोग की एनर्जी बरकरार होगी, तो हम ऑल 100 क्वेश्चंस नेक्स्ट 1.5 आवर्स में ट्राई करेंगे करने का। ठीक है, ये क्या हो गया? सॉरी, दिख नहीं रहा था क्या आप लोग को? चलिए 10 मिनट्स ब्रेक ले रहे हैं। Okay guys, I'll see you at 8:55 then। ये पीछे वाले क्वेश्चन पीछे क्वेश्चंस देखिए, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, ये आपको कंटेंट में मिल जाएंगे। आई शेयर दीज। ओके, सिंस यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन, आई एम जस्ट शोइंग यू। हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक ये वाले और करे हैं। लगभग 40 क्वेश्चंस है जो आप एक बार खुद भी देखेंगे। और ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको 9 PM से 8:55 PM से कराती हूँ। ओके, टेकिंग योर लीव फॉर 10 मिनट्स। Meanwhile, you guys also have a dinner।
हाँ, उसने खुद बोला है और ये लिखने के लिए वो एग्री कर रहा है कि मैं कल को स्वप्निल पाटनी क्लासेस या स्वप्निल पाटनी खुद जो है इसको खरीदने वाला है, उसने एक क्लोज में ऐड करने के लिए बोला है।
ओके गाइस, आई एम बैक। एक बार कंफर्म कर देंगे ऑडियो वीडियो फाइन है? इज द एवी फाइन? ब्रेक फिनिश, टाइम टू बकल अप। मॉड्यूल सी से थोड़े ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन हमने ऑब्जर्व करे हैं, जबकि सिर्फ 9 यूनिट्स ही है। ठीक है, तो उन खतरनाक क्वेश्चन को मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के हैं कवर्ड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट गोइंग विद क्वेश्चन नंबर 1 on your screen. In which of the following network topology each network is connected to every other computer? हर एक कंप्यूटर से कनेक्टेड है। ये मैश है, रिंग है, स्टार है, सीरीज है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और मैं आपको असली बात बताऊं तो इसके बारे में कंटेंट में बहुत बात हो ही रखी है, एक आध वर्ड दिया हुआ है सेपरेट। जैसे हमारे पास टोपोलॉजी में स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात हो रखी है, ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात हो रखी है। इस टोपोलॉजी के बारे में इतनी बात ही नहीं हो रखी हमारे कंटेंट में। और प्रीवियस ईयर में आस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। द आंसर इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, ये सारे डिवाइसेस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। मैश टोपोलॉजी में डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो राउटिंग के थ्रू, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और फ्लडिंग के थ्रू टू ऑल डिवाइसेस भेजा जाता है। इस तरीके से कुछ मैश टोपोलॉजी दिखता है। Am I clear to everybody? Question number 1, module C. Previous year asked question है. Okay. Let's go to question number 2. Which of the following is not an internet protocol? इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? टीसीपी, बीपीपी, एसएमटीपी, एचटीपी। एचटीटीपी, एसएमटीपी और टीसीपी आपने देखा होगा, जो नहीं देखा है वो पीपीपी है। और वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास जो इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है वो है टीसीपी आईपी। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP is Internet Protocol, CSMTP is Simple Mail Transfer Protocol, PPP is Point to Point Protocol, FTP is File Transfer Protocol, BPP कुछ नहीं है, PPP है। ठीक है, SFTP is Secure File Transfer Protocol and HTTP is Hypertext Transfer Protocol। इसे एक दो बार पढ़ेंगे तो भी चलेगा। बहुत डिटेल क्वेश्चन यहाँ से पूछने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो, पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, बट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो मैं सब आपके लिए लेकर आई हूँ। मॉड्यूल सी विल बी सॉर्टेड फॉर यू गाइस दिस सेशन। यस, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर। इसके अलावा ये भी कुछ है, इनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे गोफर भी एक तरीके का हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है। IPv4, IPv6 या POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 बोलते हैं जिसे। टेलनेट, टर्मिनल नेटवर्क, HTTP तो था ही, एस के साथ सिक्योर भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एनक्रिप्शन एंड फायरवॉल्स आर एग्जांपल ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल, डेटरेंट कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल या करेक्टिव कंट्रोल। आप एनक्रिप्ट कर रहे हो कि लोग आ ही नहीं पाए, हमारा डेटा हम सेव कर रहे हैं, हम एज अ प्रिकॉशन काम कर रहे हैं, इसलिए प्रिवेंटिव कंट्रोल है। therefore it is a preventive control। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। व्हाट इज रुपे? रुपे एक पेमेंट गेटवे है, क्रिप्टो करेंसी है, कार्ड पेमेंट नेटवर्क है, ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल है। रुपे क्या है? It's a payment gateway. It's a payment network actually. Card payment network है. It's a card payment network. Question number 4. Are we all aligned? किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पे डाउट वगैरह हो तो प्लीज पूछिएगा। अच्छे क्वेश्चन अब मैं आपके साथ मॉड्यूल सी से कर रही हूँ। कहीं भी किसी को लगता है कि मैम ये समझ नहीं आया, रिपीट कर दीजिएगा, इमीडिएटली मुझसे बात करिएगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। रुपए से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई है। यहाँ पे देखिए, जो रुपए कार्ड्स को गेटवे सपोर्ट करते हुए पेयू मनी, रेजर पे, सीसी एवेन्यू, रुपे ई कॉम, इनका पेमेंट गेटवे। बट रुपे इन जनरल इज व्हाट? रुपे इन जनरल इज कार्ड पेमेंट नेट।
ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड बाय बैंक? सबसे ज्यादा बैंक यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी को, रिंग टोपोलॉजी को नहीं, ट्री टोपोलॉजी को नहीं, बस टोपोलॉजी को नहीं, स्टार टोपोलॉजी को, जहाँ एक हब से, हम सीरीज फॉलो कर रहे हैं, एक हब से डेटा जा रहा है, अगर एक खराब होगा तो दूसरे इससे इम्पैक्ट नहीं होगी. आंसर इज स्टार टोपोलॉजी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. I think this question was asked, if I'm not wrong, in May 2023. April, May 2023 में पूछा गया है. Yes. Okay, let's go to question number 6. Which among the following topology gives the advantage of maximum ability to change in, and if one node fails, it will not affect the entire network? Again, it is star, क्योंकि रिंग तो इफेक्ट कर देता है, बस ऐसे काम करता है, एक सिंगल वायर से कनेक्टेड रहता है ये. ठीक है. और ट्री टोपोलॉजी कुछ इस तरीके से वर्क करती है, जैसे फैमिली ट्री नहीं होती, कुछ इस तरीके से. दिस इज ट्री, दिस इज बस, और रिंग टोपोलॉजी में तो एक जगह फेल हुए तब सब जगह फेल हो जाएंगे. आंसर हियर इज स्टार. येट वंडरफुल क्वेश्चन. ओके, आपका कंसेप्ट चेक करा देगा, ये आपका कंसेप्ट चेक करा देगा. आर वी ऑल अलाइन्ड टिल हियर बैंकर्स? Let's go to question number 7. Question number 7 on the screen. Which of the following is a hardware device that creates a single aggregate network from multiple networks? अलग अलग नेटवर्क से सिंगल नेटवर्क बना रहा है. रिपीटर नहीं, एनआईसी नहीं, हब नहीं, ब्रिज करता है. जो ब्रिज होता है वो सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क क्रिएट कर देता है. बहुत अच्छा, बेहतरीन क्वेश्चन. ये मैंने आपके लिए स्क्रीन पर लेकर भी आई हूँ सबके डिटेलिंग्स. ओके, वापस ब्रिज है, जैसे सिंगल एग्रीगेट नेटवर्क बनाया था. हब है कि सेवरल डिवाइसेस को एक सिंगल नेटवर्क के साथ लैन के थ्रू, ठीक है, एलीज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर दे रहा है. पास रिपीटर्स है, ये एम्पलीफाई करते हैं, रीजनरेट करते हैं जो इनकम सिग्नल आ रहे हैं. देन एनआईसी का फुल फॉर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट है. ओके, दैट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. ये एक हार्ड कंपोनेंट है जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है. इसे कोई जरूर पढ़िएगा. मैं से स्टार बना देती हूँ, नोट्स आपके पास आएंगे. यू विल गेट द नोट्स ऑल्सो. The answer to our question was bridged. ठीक है, let's go to question number 9. Sorry, let's go to question number 8. What is the recommended minimum character length for password? CBS में कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए. ऐसा हमने थॉट ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन किया हुआ अलग अलग स्टेटमेंट पर. ठीक है, आंसर इज 2. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following statement is not correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? In relation to remittance methods to India, इंडिया पैसे भेज रहे हैं. बैंक वायर ट्रांसफर जनरली टेक्स 5 वर्किंग डेज. नॉट करेक्ट पूछ रहा है और आपको एक नॉट करेक्ट स्क्रीन पर दिखने लगा है ऑलरेडी, क्योंकि 5 दिन नहीं, अभी सिर्फ 2 ही दिन लगते हैं, इसलिए आंसर है फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट जहां जहां है वो गलत हो सकता है, वो आंसर हो सकता है. दिस इज नॉट द आंसर. ठीक है, रेमिटेंस कार्ड इज नॉट रीलोडेबल डेबिट कार्ड. इट्स अ नॉन रीलोडेबल डेबिट कार्ड. नॉन रीलोडेबल होता है कि रीलोडेबल होता है? नॉन नहीं होता है, रीलोडेबल होता है. इसलिए ये भी फॉल्स है. इसका मतलब जहां जहां टू है वो सही हो सकता. यहाँ है, यहाँ तो नहीं है, और यहाँ पे 1 नहीं है, तो आंसर बच जाएगा ये. दिस इज द राइट आंसर फॉर अस. द नॉर्मल टाइम टेकन फॉर एनकैशमेंट ऑफ करेंसी ड्राफ्ट इज 21 days. दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. यहाँ से इन जनरल एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है. बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. द आंसर दैट्स नॉट करेक्ट बोले तो फॉल्स इज 1 and 2.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जरूर पढ़िएगा। आज के नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट बनने वाले हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर, क्या यूपी क्या रहेंगे, कुछ सोल्यूशन आ रहा सेपरेट कुछ और में होगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 10। TechCorp, a global software company, is facing challenges in protecting its sensitive data and intellectual property. The company has recently faced unauthorized access to some critical systems, leading to data breaches. To counter this, TechCorp is planning to implement a logical access control system to strengthen its cybersecurity. Which of the following options best illustrates a core principle or feature that should be considered by TechCorp in implementing LAC? क्वेश्चन समझ में आया है? अगर नहीं आया तो 20 सेकेंड्स लीजिए, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा प्रोसेस कीजिए, ठीक है। LAC इज लीगल सॉरी लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, लिखा हुआ भी है हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। अब मुझे इसका हम ऑप्शंस पढ़ेंगे और फिर हम इसके आंसर भी देखेंगे। आइए, TechCorp should allow unrestricted access to all employees. That's not fair भाई। Unrestricted अगर हम दे देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन अकाउंटेबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने क्या गड़बड़ करी है। ये तो सही नहीं है। TechCorp should implement a system that requires users to provide valid credentials such as usernames, password to access specific resources, thereby controlling and restricting unauthorized access. Seems fair, good. TechCorp should implement LAC for external systems only, ignoring internal threats, assuming that all employees are trustworthy. That's also not correct. TechCorp should use the same login credentials for all employees, simplifying the management for access control without differentiating various roles and responsibilities. That is also not feasible and not even correct. So the answer that's correct is only B. Yes, आसान था बट अच्छा भी था। ऐसे क्वेश्चंस बने हैं, बन सकते फिर से हैं। Let's go to question number 11. With the formation of SEBI and the addition of clause 49, that is the listing agreements, business ethics gained the center stage of business operations. When was SEBI formed? 1992. Simple. सीधी बात, no word of us. Now, SWIFT की बात हो रही है, the Society for World Bank, the Society for Worldwide Interbank Financial Telecom, that is SWIFT, is a global network that facilitates secure and standardized financial messaging between banks. Standard message हो पाता है. One of the fundamental aspects of transfer system using SWIFT is that it transfers the actual fund between the banks. बैंक्स के बीच में पैसे ट्रांसफर करता है क्या? Provides a secure messaging platform for financial transaction. Yeah, that's what SWIFT is doing. Directly deals with individual customer accounts or operates exclusively with a single country's banking system. The answer is B in here. Very good question. SWIFT अपने आप में important है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए. We are talking about the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Okay, let's go to question number 30. ECS, that is Electronic Clearing System in India, are utilized for bulk transfer of funds from one account to many accounts or vice versa, many to one units. It is commonly used for transactions like कोई डिविडेंड देना है, कोई सैलरी देनी है, कोई डिसबर्समेंट होना है सैलरी का, कोई ईएमआई कलेक्ट करनी है. One of the primary advantages of ECS, that is electronic clearing system, is that it requires physical presence for each transaction. No. It restricts transaction to specific geographical location. No. Ensures faster and cost-effective transaction. Yeah, that's an advantage primarily. Allows only one-time transaction without repetition. That's also not correct. The answer that's correct is here is C. Are we all aligned?
Bankers, question number 13, a wonderful one. Okay, let's go to question number 14. Guys, read this question. Meanwhile, let me ask for a glass of water. Huh. Which of the following statement or statements is correct regarding the impact of IT on banks? Information technology has enabled banks to provide real-time services and reduce transaction time. That's true. The adoption of IT in banking has generally increased the vulnerability to cyber risk and fraud. क्योंकि आईटी आ गया है, इस वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आया, बहुत सारे पॉजिटिव्स तो साथ लेके आया, बट उसी के साथ बोल रहा है कि हमारे साथ रिस्क भी आ गई है. डू यू थिंक दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट? Seems a fair statement, yeah? Okay. Information technology has made banking operations more manual and less efficient. That's not correct. तो जहाँ जहाँ 3 है वो सही नहीं है, 3 है, 3 है वो सही नहीं. It has led to reduction of employed opportunities in the banking sector due to automation. That's also not correct. चाहे automation आया है, but लोग को आज भी machine replace नहीं कर पाई है. So this is also not correct. The only statements that are correct is 1 and 2. Yes. Chalo. Question number 15. Computer audit refers to examination and evaluation of an organization's computer system and IT infrastructure to ensure compliance with controls, accuracy of data, and efficient utilization of resources. अपने आप में यहाँ से यहाँ भी separate MCQ पूछा जा सकता है. Okay, a vital aspect of a computer audit is that it focuses on manually verifying paper-based records, assessing the aesthetic design of software, analyzing computer system and process to ensure that they meet organizational objective or none of the above. Of course, the answer is जो option हमारे पास available है. The best answer that's available is option number C. Yes. Let's go to question number 16. Okay, let's go to question number 16. Arrange the following phases of effective cyber incident response CIR बोलते हैं इसे from banks in chronological order. लास्ट तो रिकवरी होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले आप प्रिपेयर ही कर लो. फर्स्ट होना चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट हमको ये यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है. से मतलब ना तो ए सही है ना तो डी सही है. और मैंने बताया आपके पास ये रिकवरी लास्ट होना चाहिए. इसके हिसाब से तो ये सही आंसर है, बट स्टिल देखते हैं क्या सही होना चाहिए. आपने प्रिपेयर किया, ठीक है, डिटेक्ट किया, कंटेनमेंट देखी, इरेडिकेट किया और रिकवर कर लिया. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, this is fourth, and this one is last. And if we go with this, B should be the right answer. ऐसे questions हमें देखने को मिले हैं. ऐसे questions हमें देखने को मिले हैं. बहुत अच्छा question है. Very well done. Very well assembled question.
ठीक है, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स के बारे में इस क्वेश्चन में बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ ले, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स राउटर और हब के बीच में करेक्टली कौन डिफरेंस बता रहा है। ये भी प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन है, hub sends the data packets to all the connected devices while a router is a networking device that forwards data packets between computers networks। ठीक है, अब इसके बारे में हमने वैसे तो बहुत बातें करी हुई नहीं है, जब हमने कंटेंट भी देखा था हब और राउटर में हमने बहुत बात नहीं करी हुई है, but it is the only question that we have observed in one of the previous questions, so why should we leave it। पढ़ लेते हैं ना, क्या बोल रहे हैं हम। हब जो है सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को डेटा पैकेट्स भेजता है, राउटर जो है फॉरवर्ड करता है। एक्चुअली दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हब इज मोर सोफिस्टिकेटेड डिवाइस दैट कैन कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर व्हाइल अ राउटर इज अ सिंपलर डिवाइस that connects only one device within a single network। That's not correct। Hub creates separate broadcast domains for each connected network, while a router creates a single broadcast domain for all connected network। That's also not correct। The only answer that's correct is A for the reasons mentioned here। उल्टा बता रखा है, राउटर एक सेपरेट डोमेन बनाता है जबकि हब एक सिंगल ब्रॉडकास्ट बनाता है। हब जो है डेटा पैकेट्स को ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस में भेजता है, जबकि राउटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड करता है पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। राउटर और हब दोनों ही नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं और दोनों ही अलग तरीके से काम करती है, जबकि राउटर जो है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है। हब सिंपलर है और ये उल्टा बोल रहे थे, वो बोल रहे थे राउटर सिंपलर है, रॉन्ग है ना, हब सिंपलर है, उल्टा उल्टा बोल रखा है बी और सी में, इसलिए ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द राइट। ठीक है, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 19। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सोल्यूशन में वापस 3 ट्रांजैक्शन होते हैं जिसको हम सीसीटी भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब अभी तक आपका आंसर पता चल चुका है। CCT, that is cash clear transfer। It is not cash deposit automation, it is not cash deposit transfer, it is also not cash transfer automation, it is cash clear transfer। That's the answer। Please learn this one। जो लोग मेरे साथ क्लास में हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए गाइस, ठीक है ना। चलो, cash recyclers allows cardless transaction up to dash per day 20,000 per day। It is not 5,000, it is not 10,000, it is not 25,000, it is 20,000 per day। ओके, इसे आप रीड लगा सकते हो। कैश रिसाइकल पर क्वेश्चन आएगा तो इस डेटा से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 21। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। फॉल्स पूछा है आपसे अबाउट बैंक नेट, ठीक है। पूछ रहे हैं बैंक नेट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1999। नो, इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1997। नॉट ट्रू पूछा है आपसे, तो जहां जहां 1 है वो गलत है और यहाँ पे F1 यहाँ पे है, ओके। बैंक नेट ऑपरेट्स एज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN जैसे काम करता है, ये बात सही है। बैंक नेट इज ऑपरेटेड बाय वीजा। नो, इट इज नॉट ऑपरेटेड बाय वीजा बट इज ऑपरेटेड बाय मास्टर कार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए आंसर जो करेक्ट नहीं है वो है 1 and 3। आर वी अलाइंड? क्वेश्चन नंबर 21। इफ दिस इज क्लियर, गिव मी अ CC or a clear in the chat box। A wonderful question। The answer here is 1 and 3। Let's go to question number 22। Coaxial cables are the most popular cables currently in use। आपसे पूछ लेते हैं कौन से केबल सबसे ज्यादा
पॉपुलर है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कोएक्सियल केबल्स होते हैं या कोई और होते हैं। कोएक्सियल केबल्स एक्चुअली नहीं होते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं, ट्विस्टेड। ठीक है, तो ये तो नहीं होते, जहां जहां बना है वो गलत है, मतलब हर जगह ए तो गलत है, ए फॉल्स। ए फॉल्स सिर्फ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, सेकंड भी गलत है। पढ़ लेते हैं फिर भी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, coaxial cables are used for connecting terminals to computers up to distance of 150 meters. Again, it is not coaxial cable but twisted pair cable. अगर coaxial cable की जगह twisted pair cable लिखा होता है सही आंसर होता है। ठीक है, बट अभी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, both the statements are false and R is not the correct explanation. Please read this, giving me 20 seconds. Once you are done reading, give me a done in the chat box. एक भाई पढ़ लीजिए, मुझे डन दे दीजिए, पढ़ लीजिए और गिव मी अ डन इन द चैट बॉक्स। I hope guys this is done. Moving forward to question number 23. Banks have been using electronic data interchange EDI in form of SWIFT messages, providing demand withdrawal facility, currency exchange, accepting deposit EDI. हम electronic data interchange कर रहे हैं through SWIFT messages and therefore that's the right answer. Okay, let's go to question number 24. Which of the following statement is true about 5G technology? अब आपसे ट्रू पूछा हुआ है, इसलिए एक एक स्टेटमेंट को बहुत दिल में उतारते हुए पढ़ेंगे। इट यूजेस मिलीमीटर वेव्स, 5G टेक्नोलॉजी मिलीमीटर वेव्स यूज करती है। इसके मल्टीपल इनपुट आउटपुट, मल्टीपल इनपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, जिसे मीमो टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, 5G technology is characterized by low latency, high capacity and reliability. Absolutely correct. Very important. Very important question and concept. ठीक है, 5G can be useful for real-time fraud detection. Actually, all of these are correct statements. All of these are correct statements. 5G टेक्नोलॉजी जिन्होंने कभी नहीं भी पढ़ी थी वो भी अब इस क्वेश्चन को पढ़ के इस कंसेप्ट को ऑन द फेस ऑफ ए प्राइमा फेसी समझ सकते हैं। एनबैड इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एनबैड प्रोवाइड्स one approach to network security threat detection. Okay, what's the letter A stands for? Network behavior anomaly detection. And bad is what? Anomaly. Anomaly is what A stands for. Okay, that is network behavior anomaly detection. ओके, क्या करता है, वन अप्रोच देता है नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन का। कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है जो कि अगर कुछ पैकेट सिग्नेचर में कुछ तोड़ दे रहा है डेटा को और वहां पे बेसिकली डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, इज देयर एनी थ्रेट। मोस्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम जो है सिग्नेचर बेस्ड अप्रोच यूज करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी जो आपका थ्रेट सिस्टम है उसके साथ आप नेटवर्क बिहेवियर एनोमली डिटेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, इसे एनबैड बोलते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन गाइस? आप लोग एक्टिव नहीं है, क्या हो गया, पढ़ना नहीं है, पेपर है परसों? अगर आप ऐसे ही रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं सिर्फ कॉम्प्लेक्स, मॉडरेट टू कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो 51 क्वेश्चन है वही कर पाऊंगी। बैलेंस 50 क्वेश्चन जो और है, जो जैसे मैंने आपको पीछे मॉड्यूल बी के भी थोड़े मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, वो हम नहीं करेंगे अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो। क्योंकि जब मैंने ये आंसर देना है या आप खुद ही बाद में देखने वाले हो तो नोट्स ही देख लीजिए।
Please, let's be more active here. Next question. Which one of the following statement is true about rupee? Very, very important topic. E-rupee, rupee, PPI, ये सब important topics में है. All of these are important topics. ठीक है, रुपए के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताएंगे सही आंसर. क्यों पूछा है? ठीक है. Rupee is a card payments launched by RBI. No, it is launched by NPCI. तो ये तो statement सही होगी. Rupee is coinage of two terms, rupee and payment. That's correct. So खाली second statement सही है. It is not launched by RBI but by NPCI. ठीक है? Let's go to question number 27. Which of the following statement is not a core promoter of the NPCI? Core promoter नहीं है. Again a wonderful question. And previously asked question. अगर हमने नहीं पढ़ा हुआ होगा हम सिर्फ तुक्का लगा के आएंगे और हम नहीं चाहते हम तुक्का लगाए तो आइए पढ़ लेते हैं. इनमें से कौन सा कोर प्रमोटर नहीं है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, HSBC है, UBI है, इंडसलैंड नहीं है और यही आंसर हो जाए. क्वेश्चन नंबर 27. इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है स्क्रीन पे, टोटल 10 कोर प्रमोटर्स हैं. कौन कौन से हैं? SBI है, PNB है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, ICICI है, HDFC है, HSBC है. प्राइवेट में अपन गया ICICI, HDFC, सिटी बैंक और HSBC है. ठीक है. फिर बस पब्लिक में वापस SBI है, PNB है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, UBI, NBFC. ठीक है. 10 प्रमोटर्स हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. प्लीज एक बार पढ़िएगा जरूर पोस्ट द सेशन. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 28. Which among the following is a service provided using hashtag banking? हैशटैग बैंकिंग से आप FD सर्विस ले सकते हो, फास्टैग सर्विस ले सकते हो, ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हो, ये सभी कर सकते हो, ये सारी ही कर सकते हो. यूनिट 50 से आपसे क्वेश्चन पूछा गया. वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट्स है ना. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 29. Again, a previous year asked question from module C. Which one of the following statement is true? Ethernet and token ring are commonly used types of adapters. क्या ये adapters के types हैं guys? जी, this is a correct statement. True. In the Ethernet system, the listen before transmit media sharing system is called carrier sense multiple access with collision detection system. That's also true, but it is a data that will require some time for you to process. So I'll give you 20-30 seconds to read this content just now. बाद में जो पढ़ेंगे but अभी भी पढ़ना है. Ethernet enables devices to communicate with each other via protocol. That's a true statement. Once again, ये सारे statements true हैं. The answer is all of the above. I give you 30 seconds. 30 seconds लीजिए. Read कीजिए. Read it guys. Read this data one by your own. Once you're done, maybe you can give me a done. I'll wait for you meanwhile. Okay, I'm moving forward. Let's go to question number 30. IMPS is an instant payment network, interbank robust telecom electronic fund transfer system in India. I stands for immediate. ये होता ना, immediate payment system. Immediate. IMPS is immediate is C. Yes.
करेक्ट 24/7 बिल्कुल रहता है. Which committee's recommendation led to RBI's decision to establish Infinet, a nationwide data communication network? It was SARAF. Very very important once again. अरिजीत पटेल के बारे में हम पढ़कर आए हैं INIFS में, बट हम जो ज्यादा बातें सराफ से बात कर रहे हैं इन्फिनेट से बात कर रहे हैं. ठीक है. Question number 32. Which one of the following statement is true about the checksum? Checksum is a question almost हर attempt में हमें दिखा है, तो yes it is important. Let's read it. True पूछ रहा है. Checksum is generated to ensure the integrity of the data stored in computer file. Okay. Checksum usually involves at least the account number, balances and name of the account holders. That's also true. तो दोनों statement true है हमारे पास. तो मैं checksum के बारे में बात कर रही हूँ. बेसिकली इंश्योर करता है कि डेटा जो है कंप्यूटर फाइल में वो इंटीग्रल है, कोई छेड़ाछाड़ी उसके आप नहीं हो रखी है. तो जो भी नंबर्स कैलकुलेट होते हैं कुछ भी डेटा से रिलेटेड, ठीक है, वो यहाँ पर रहता है. इन ब्रांच बैंकिंग एनवायरनमेंट चेकसम जनरेटेड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस डे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, है ना, इज टू बी टैलीड विद दैट जनरेटेड जब नेक्स्ट डे काम हो रहा होगा. बीओडी और ईओडी मैच होना चाहिए चेकसम एंड ऑफ द डे एंड बिगनिंग ऑफ द डे. और ईओडी बीओडी से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं. ओके. Now, which is the term used to describe a network that utilizes separate dedicated data lines between two or more computers? दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर के लिए जो dedicated data line है वो है lease network, lease line network, and the answer here is B. ठीक है. Let's go to question number 34. Import data processing and monitoring system and central repository information of large credits are example of IDPMS. ऐसे ही import की जगह export होता तो EDPMS, और ऐसे ही CRILC, उसको हम सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ लार्ज डेटा बोल रहे हैं. किसके एग्जाम्पल है? इस सुपटेक के एग्जाम्पल है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है. जब मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे मैंने वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बट अभी हमारे पास कंसेप्ट पढ़ने का टाइम है नहीं. वी डोंट हैव टाइम. कल का एक दिन है, परसों पेपर है, कल हम फाइनल रिवीजन लेंगे. ठीक है. अब हम कुछ बहुत ज्यादा नया कंसेप्ट पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए मैं आपको ये नोट डाउनलोड करने को नहीं बोल रही. चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे. The central bank digital currency is also known as digital fiat currency. हमारे इंडिया में RBI पायलट रन में शुरू हुआ था ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statement is not true in relation to term account aggregator? An account aggregator is a type of SEBI regulated entity. क्या ये SEBI regulated entity है? Okay. AA retrieves or collects information related to financial assets of customer from the holders of such information. Okay. Not true पूछा, not true पूछा guys. False पूछ रहा है, तो swayed away नहीं होंगे क्वेश्चन के साथ. ओके. नेक्स्ट क्या है? ये तो देखो ट्रू है. नॉट ट्रू पूछ रहा था आपसे, मतलब फॉल्स पूछ रहा. अकाउंट एग्रीगेटर इज empowered to share the data even without the consent. बिना कंसेंट के तो नहीं जा सकता. तो अगर आप कुछ भी नहीं जानते होंगे, ये तो 100% जानते होंगे कि थर्ड जहां जाए वो फॉल्स है. थर्ड यहाँ है, थर्ड यहाँ है, बट हमने देख लिया टू तो ट्रू है, थर्ड यहाँ है ही नहीं, तो वैसे ही क्रॉस हो जाता है. आंसर दैट्स ओनली लेफ्ट इवन इफ यू आर नॉट श्योर विद ए. फर्स्ट स्टेटमेंट यार मैं नहीं भी श्योर थे तब भी आपको पता है सी इज द राइट. 1 and 3 is the right answer. B is the right answer. Yes. Are you aligned with me? हमें इसी तरीके से क्वेश्चन सोच कर आंसर देना है. In how many categories can threat actors be broadly classified? Broadly हम 4 कैटेगरीज में थ्रेट को क्लासिफाई कर सकते हैं. कौन कौन से हैं? साइबर क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स, बिजनेस कॉम्पिटिटर या फिर करंट या फॉर्मर एम्प्लॉयज, क्योंकि सब थ्रेट की तरह एक्ट कर सकते हैं आपके डेटा को. ओके.
Who was the chairman of the committee that proposed establishment of ATMs in India? It was C. Ramarajan. Khatam. सीधी बात, no, because even if you do not read the options, you know it. Yes, let's go to question number 40. 39, sorry. Data warehousing is a technology that aggregates structured data from one or more sources so that it can be compared and analyzed for greater business intelligence. Okay. In a banking context, data warehouse is primarily used to encrypt individual user password, no. Develop physical security measure for branches, no. Enable complex queries and analysis for decision making, okay. Transmit real-time communication between branches, no. It is the answer is C. आसान है, इतनी बात तो हम इतना पढ़ चुके हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स तक तो हमें पहुंचना ही चाहिए. Yes, let's go to question number 40. Data warehousing involves the data storage and organization of a large volume of data analytical algorithms, typically in a manner that supports efficient querying and analyzing. Okay. Data mining refers to process of dash patterns and insights, extracting patterns and sorting patterns from large database through statistical and machine learning techniques. A primary advantage of data warehousing is the ability to consolidate data or algorithm from various sources enabling unified view. I think it should be data, it should not be algorithms. तो आंसर ए और बी में से होगा कुछ. ठीक है. Data mining techniques such as clustering, classification, and dash are used to discover relationship and predict future trends. I think regression analysis होना चाहिए. Answer should be A. तो पढ़ लेते हैं फिर भी. Organization of large volume data. Data mining refers to process of extracting patterns and insights. Answer should be A, guys. Yes, it is A. तो अगर आप बहुत श्योर नहीं हो फर्स्ट रीड में तो घबराना नहीं है. नीचे तक जब जाओगे आपको कुछ तो सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी. ओके. Question number 41. Core banking solutions allow a customer to operate their bank accounts and avail banking services from any branch of the bank on CBS network. One of the key functions performed by CBS that has revolutionized banking operation is limiting transaction to home branch. That's not correct. Providing legal consultancy. That's not correct. Enabling real-time transaction processing all branches. Okay. Requiring physical documentation, of course not. मतलब क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी बड़ा कर लो, ऑप्शन बहुत सिंपल है, आप सही आंसर तक पहुंच भी पा रहे हैं. These were good level questions from module C, but we have 50 more questions from module C. Do you guys want to do them together or do you want to do it by your own? Now I want responses, guys. 50 और क्वेश्चन है मेरे पास. ये मेजरली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो आपका रिवीजन हो जाएगा. Good for the purpose of revision. $50 questions है. 50 questions will take, let's say, an hour or so for us to be done with the questions. But 50 क्वेश्चन मैं 1 घंटा दूंगी आप लोग के साथ, लगभग 11:15 बज जाएंगे. बट आई वांट यू गाइस टू पार्टिसिपेट. बताइए करना चाहेंगे साथ में क्वेश्चंस? जल्दी जल्दी बोलेंगे गाइस. कम ऑन. जब तक है जा, है ना, जब तक है जा. चलिए क्वेश्चन देखेंगे. इन रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? ऐसे क्लोज लूप में है. अगर एक जगह गड़बड़ होगी तो सब जगह गड़बड़ होने वाली है. डेटा ट्रांसमिशन इज पॉसिबल ओनली इन वन डायरेक्शन. इन क्लोज लूप
Information passed from one node to another in series. तो अगर एक जगह गड़बड़ी से जगह गड़बड़ होने वाली है, B और C एकदम सही है. अगर एक यार में आप नहीं भी श्योर थे, with the option that you have, you know the answer is all of the above. This is how it works. रोज लूप से जाते हैं. ठीक है. Next. Which of the following statement is not true? बोले तो false पूछा हुआ है. About the core banking system, branches are interconnected only to share customer data among them. That's not correct. तो false ही लग रहा है. Customers need not necessarily transact from their home branch. That's a true statement. Data of a customer is not lost when his home branch is down. That's also a true statement. A customer can access his banking account related information through multiple ways. That's also a true statement. Online, mobile, and other network banking services can be provided. That's also a true statement. The only statement that's not correct is A, and therefore A is the right answer. Question number 2. Let's go to question number 3. Which of the following is an advantage of adopting core banking? Reliable centralized data recovery, enables data warehousing and data mining techniques, integrated customer-centric services, core infrastructure can be used for future expansion. यही सारे ही एडवांटेज बोल सकते हैं जो मैं कोर बैंकिंग के बारे में बात कर रही हूँ. गुड वन. प्रॉपर रिवीजन हो जा रहा है आपका कोर बैंकिंग के बारे में, जैसे आप क्वेश्चन कर ले रहे हैं. ओके. I'm targeting 30 questions, but if you stay with me, if you participate, if you show some responses, energy in the chat box, then my energy will also increase and we'll do 50. अभी मैं 30 target करें. Let's go to question number. A dash is a simple form of data warehouse that is used for single subject or line of business. एक line of business, एक subject पे बात कर रहे हैं. हम डेटा मार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे खाली सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, खाली फिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं, खाली मार्केटिंग के बारे में बात. सब्जेक्ट लाइन एक है, तो we are talking about data mart. Wonderful way to remember a concept like data mart on your screen now. Next question. Dash is a technique to reveal strategic information hidden in a data warehouse. Data warehouse में strategically आपको कुछ reveal करना है. ठीक है. It's a process of automatically finding patterns and relation also. अपन इसीलिए स्टार्ट करें तो डेटा माइनिंग होगा, ये वेयरहाउस नहीं होगा. और डिजास्टर रिकवरी साइट भी नहीं है, और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी नहीं है. तो अगर आपको वर्ड्स पता होंगे तभी आप अलाइनमेंट रख पाएंगे. ओके. बाकी जो मैंने स्निपेट्स दिए हैं भाई देख लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is or are correct? Basic operational controls in core banking operations include segregation of duties, 4I principle, दो आंखें मेकर की, दो आंखें चेकर की, rotation of duties, ownership of system for granting access rights. All of it is correct. ये सारे ही सही है. Question number 6. Right? Question number 7. The key security control aspects in computerized bank include ensure that authorized, accurate, and complete data are made available for processing. Okay. Ensure that in case of interruption due to power, mechanical, or processing failures, the system restarts, which may lead to distorting. We don't want that. हम distort तो नहीं करना चाहते information को. Ensure that the system prevents unauthorized. System prevents authorized amendments to the program. अगर हम authorized लोगों को ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे तो वो ना कर पाए तो DDoS हो जाएगा, डिनायल ऑफ डेटा. जो लोग अलाउड होने ही चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए, उनको दिया हो जाएगा, तो सही नहीं है. Ensure that account master या balance can be modified. It cannot be modified. Cannot होना चाहिए कि सिर्फ रीड ओनली फॉर्मेट में होता है मास्टर फाइल. क्योंकि मास्टर फाइल पे गड़बड़ हो गई तो सब जगह उसका रिपरकशन दिखेगा. तो जब भी चेंजेस करने होते हैं, इट हैज टू गो थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन. और जो भी चेंज हुआ होता है उससे पहले, जो मतलब चेंज होने से पहले डेटा था उसका प्रिंट आउट आता है, चेंज होने के बाद उसका प्रिंट आउट निकल जाता है, उसको ढंग से स्टोर किया जाता है. Only then the changes are recorded in master file photo. Okay. Let's go to question number 7.
Let's go to question number 8. The card, credit card offers. Credit card क्या देता है? क्रेडिट कार्ड क्या देता है गाइस? क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है रिवॉल्विंग क्रेडिट फॉर सर्टेन पीरियड. या दैट्स हाउ इट हैपेंस. पे ऑफ द एंटायर अमाउंट कार्ड यूसेज वो तो डेबिट कार्ड में होता है. ऑनलाइन रिकवरी फॉर ऑफ द अमाउंट ऑफ द कार्ड यूसेज. दैट्स नॉट करेक्ट. द आंसर इज ए ओनली. क्रेडिट कार्ड रिवॉल्विंग पीरियड अमाउंट को देता है. ठीक है. डेबिट कार्ड क्या ऑफर करता है? इंस्टेंटली पेमेंट करनी है. लेटर नहीं, इंस्टेंटली. इंस्टेंटली जाना है तो आंसर विल बी सी. ठीक है. एटीएम किस लिए? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. आंसर इज ई. मेरा पेपर लग रहा है मुझे. हाँ. क्वेश्चन नंबर 11. ATMs which are set up, owned and operated by non-banks. बैंक्स के द्वारा ऑपरेट नहीं करे जा रहे हैं, ये व्हाइट लेबल ATMs है. एटीएम में अभी 4 लोग अलाउड है एज पर आरबीआई. हिताची, टाटा, वेंड्रांजे, यस, एंड वेक्रांजे, सॉरी, एंड इंडिया वन पेमेंट, जिनको हम BTI बोलते थे पहले. सिर्फ ये लोग अलाउड है इसमें. और नॉन बैंक्स कौन कौन से हैं? इंडिया वन पेमेंट, जिसको हम पहले BTI बोलते थे, टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस, हिताची एंड वेक्रांज. तो बाकी तो लोगों ने सरेंडर कर दिए थे, कैंसिल हो गए थे. ये मैं 2022 की बात बता रही हूँ. और आज WLAs व्हाइट लेबल ATM में किसी पर्टिकुलर बैंक का नाम नहीं लिखा. ठीक है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछ रहा है? डैश आर दोज ATMs वेयर सर्विस प्रोवाइडर ओन्स द हार्डवेयर. हार्डवेयर किसी और का है बट बैंक को लीज कर दिया, तो बैंक का नाम अब दिख रहा है इनको. आप मतलब बैंक का खुद का ATM नहीं है, इसको हम ब्राउन लेबल ATMs बोलते हैं. व्हाइट लेबल ATM, ब्राउन लेबल ATM हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट PPB. में IFS में भी है और लेबल ATM एक्सेट्रा भी है. बट खैर हमारे पास जो भी डेटा ये कंसेप्ट हमारे को रेलेवेंट है उन्हीं के बारे में बातचीत करने वाले हैं. और ये ध्यान रखेंगे कैश मैनेजमेंट और कनेक्टिविटी जो है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्पॉन्सर बैंक की, जिसका नाम दिख रहा है. नाम में क्या रखा है? नाम में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है. ओके. BNA इज बल्क नोट एक्सेप्ट. प्रीवियस लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 14. NEFT has 48 half yearly cycles. 24 आवर्स में 48 साइकिल्स करता है हर आधे घंटे में. ठीक है. इसलिए 48 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 15. The minimum amount of customer transaction for RTGS is 2 lakhs. Okay. A dash transmission allows data movement in both direction but only one direction at a time. हाफ डुप्लेक्स. जब खाली एक ही डायरेक्शन जा रहा है सिंप्लेक्स. यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, बट वन एट अ टाइम, तो हाफ डुप्लेक्स. और जब यहाँ भी जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है साइमल्टेनियसली, तो फुल डुप्लेक्स. ठीक है. ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आधे से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है. ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट. और इजी इतना है कि आप चाहोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए. ओके. रुपे डेबिट कार्ड कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट थ्रू रुपे पे सिक्योर. ठीक है. which of the following is true for any payment system? सिर्फ मैसेजिंग के लिए होता है, फिजिकल एक्सचेंज हो रहा होता है, मैसेजिंग भी है, सेटलमेंट भी है, या सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट है, कोई सा भी नहीं है. द आंसर इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 18. द आंसर इज सी. Are we aligned bankers?
I'll wait for you guys to give me a yes at least in the chat box. Give me a yes, guys. Are we aligned till here? Okay, moving forward to question number 19. Which of the following statement is true about National Payment Corporation of India? ये पायनियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिटेल पेमेंट. ओके, 2008 में बनी थी क्या? एनपीओ है जो कि आरबीआई ने लेकर आया था, ब्रॉड बाय आरबीआई. Yeah, organization presently has 10 crore promoter banks. Okay, and the vision of NPS is to able to provide citizens of a country anytime, anywhere payment services that are simple, easy to use, safe and secure, fast and also cost effective. देखो ए भी सही है और डी भी सही है. अगर बी सी डी के बारे में आप श्योर नहीं भी थे बट और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. वैसे तो सारे सही है, ठीक है, बट अगर नहीं भी थे श्योर, फर्स्ट तो डेटा इजी है और डी भी डेटा इजी है. बी और सी के बारे में अगर आप नहीं भी श्योर थे, नो द आंसर इज ऑल ऑफ द the options that we have. तो कभी कभी presence of mind भी हमारे को help करेगा to reach to the answer. Yes, UPI pin बोले तो UPI personal identification number is how many digit? 4 to 6 digit code रहेगा ये. Dash is the largest network of ATMs in India. NFS. ये previous year question है. April May 2023. ठीक है, it was developed and deployed by IDRBT. आज ये NPCI के पास है, पहले IDRBT लेकर आया था. with the goal of interconnecting the ATMs in the country and facilitating convenience banking. It was national financials which are not भारत QR और NACH और UPI. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया पहले IDRBT के पास था, ठीक है, बट ये टेक ओवर कर लिया था एनपीसीआई ने. कब? 2009 में. एक स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबल ऑपरेशन मॉडल लेकर आया है इन हाउस कैपेबिलिटीज के साथ. अगर मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ देखूं तो यस वी आर मैचिंग. और ये सब कुछ एनएफएस आज हमारे को वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहा है. एक से दो बार रीड जरूर करेंगे, रीड जरूर. ठीक है, लेट्स नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 22. यहाँ पे फुल फॉर्म में पूछिए, इसलिए मैं बीईपीजी ही बोलूंगी. बीईपीजी इज अ न्यू ई कॉमर्स सिस्टम टू एनहांस the current e-commerce experience for RuPay card holders. RuPay card aims to deliver a convenient and easy e-commerce experience without compromising on security or risk. BEPG किसलिए stand करता है? भारत e-commerce पेमेंट गेटवे. BEPG, very important. Please learn. Do you want me to slow down? मैं अपनी स्पीड कम कर लूं ताकि आप आंसर्स दे पाए. बोलिए ना गाइस. चलो. Which of the following is not an advantage of प्रधानमंत्री जन धन योजना? Not necessary to keep minimum balance. That's true. This is an advantage actually. This is an advantage. Okay, RuPay debit cards provided to account holders, advantage. Accident insurance coverage, advantage. Overdraft facility अगर क्वालिफाई है 10,000 रुपए तक की, एडवांटेज. तो पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव होगा. ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा. मैं ऐसे आंसर लिख रही थी ऑल ऑफ द अबव, बट मुझे नॉट दिख गया यहाँ पर. ठीक है. Which one of the following is the capability of chatbot? Chatbot can mimic speech for stimulating interaction with humans. Okay.
Chatbots can be deployed for data mining. Chatbots are used for orchestrating DDoS attack. Only first is correct. Chatbot है ना? चलो 5G network uses millimeter waves. लर्न कर लो इसे लर्न. ये मैकमिलन का क्वेश्चन है. ये मैकमिलन का क्वेश्चन है. हो सकता है किसी 1, 2, 3 स्टेटमेंट में पूछ लिया जाए और फिर यहाँ से कोड पूछ लिए जाए. फिर आपको आंसर चूज करना होगा. आप आंसर तभी चूज कर पाओगे जब आपको आंसर राइट पता होगा. ओके. An example of crypto is Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin. इसलिए all of the above are correct answer. Question number 26. Let's go to question number 27. Which of the following is not a principle that are common in privacy laws? Individuals should be able to discover the existence and ownership of the automated personal data server system and infer whether the information about them exists in the system. Not shall not. Okay. The data about individual which is held for processing must not have been obtained fairly for system specific law purpose only. Must have been होना चाहिए ना. ये तो गलत है. Not a principle. The data must be accurate, up to date and kept no longer than principle. Not necessary. Not longer than necessary. ये भी प्रिंसिपल है. ये भी प्रिंसिपल है. ये प्रिंसिपल नहीं है. तो आंसर बी होना चाहिए. Yes, B answer. B is the right answer. ठीक है. Question number 28. Which of the following is not among the recommendations in Gopal Krishna report? IT service outsourcing है, cyber fraud है, customer education है, IT governance है. None of the above is not a recommendation. All of these total 9 recommendation हमारे को दिए हैं गोपाल कृष्णा कमेटी रिपोर्ट में. ठीक है. कौन से हैं? IT गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, IT ऑपरेशन, IT सर्विस आउटसोर्सिंग, IS ऑडिट, साइबर फ्रॉड, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान, कस्टमर एजुकेशन, लीगल इश्यूज. इसे 1 से 2 बार आपको रीड जरूर लगाना है. लगाएंगे ना? 1 से 2 बार रीड जरूर लगाना है. ओके. Effective control mechanism in a computer environment are prevention, detection, correction. ये सारे ही हैं. All of these are. ठीक है. Objective of IS security is to ensure confidentiality, integrity, availability. All of the above are the objectives. ठीक है. Now guys, do you want me to continue? You'll have to give me a yes if you want me to continue. Otherwise, I will call it a day. I'm here because you have your exam day after tomorrow, right? In your win is my win. But if you think that you will read the questions from here, these question है 20 more questions है यहाँ पर. If you want me to do with you, at least give me a yes. If you do not even want to give the answers, you want to learn, it is okay. But I want you to give me a yes if you want me to continue. Otherwise, I will wrap the session here. ओके. चलिए कंटिन्यू करते हैं. डैश इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर. गोपाल दिलीप सर. डैश इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर फ्रॉम क्रिप्टो वायरोलॉजी दैट थ्रेटन्स टू पब्लिश द victim's data or perpetually block access to it unless an amount is paid. मतलब फिरौती मांग रहे हैं, रैंसम मांग रहे हैं, तो इसे हम रैंसम वेयर बोलते हैं.
A is the right answer. Very good. Dash is illegal access of data via voice over internet protocol. तो इसमें phishing और voice दोनों ऐड कर दे रहे हैं, इसको हम phishing बोलते हैं. Okay, it is IP telephony's version of phishing and uses voice messages to steal identities and financial resources. Okay. BEC stands for Business Email Compromise. It's an important full form. ओके इसके बारे में मैंने यहाँ पे कंटेंट दिया, बस एक बार रीड लेंगे. ओनली वन रीड इज फाइन. ठीक है. Moving forward, the dash is generated to ensure the integrity of data stored in computer file. It is a number calculated on the basis of certain key data items. Similar, मतलब ये तो easier question है, थोड़ा सा higher लैंग्वेज मॉडिफाइड क्वेश्चन हमने इनिशियल 41 क्वेश्चंस में देखा था. द आंसर इज चेक सम. यस. Which of the following is not the risk that arise from cyber attacks? Financial loss है, critical data breach है, loss of business disruption है, cost of इन्वेस्टिगेशन है, कंपनसेशन टू कस्टमर है. ये सारे ही हैं, बट क्वेश्चन नॉट पूछ रहा था, इसलिए इनमें से कोई सा भी ऐसा नहीं है जो नहीं है साइबर अटैक. क्वेश्चन नंबर 35. Question number 36. Which of the following is not the essential mitigation strategies for business continuity? Application whitelisting है, patching application है, configuration macros है, एप्लीकेशन हार्डनिंग भी है, डेटा ब्रीच नहीं है. बाकी सारे ही मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज हैं. ओके, ऑल ऑफ दीज आर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज ताकि बिजनेस कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे. द पर्पस ऑफ एसओसी, दैट इज operating centers. Yes, security operating centers team is to detect, analyze and respond. Very very important. इसको करना है साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को. Using the combination of technology system and robust set of policies and procedures. That's a true statement. Very very good. Okay, security operation centers, इसका full form भी अपन के लिए. This is how it works. ठीक है. तो एसओसी आपके यहाँ पर देखो डेटा सेंटर पे लगा दिया गया है. तो अंदर जो हो रहा है यहाँ पर हम प्रिवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं. कुछ गड़बड़ तो नहीं है. अगर गड़बड़ है तो पहली बार तो होने देनी है, हुए है तो कहाँ हुई है वो निकाला जाए और फिर इरेडिकेट करके कंटामिनेशन को रिकवर किया जाए. यस. डैश प्रोवाइड्स one approach to network security threat. It is complementary technology. हमने similar question पीछे हमने 41 typical questions करे थे, वहां देखा था NBAT. नेटवर्क बिहेवियर अनोमली डिटेक्शन एक ऐसी अप्रोच है जो सिक्योरिटी थ्रेट डिटेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है. पैकेट सिग्नेचर्स में जाती है और कॉम्प्लीमेंट्री ऑलरेडी कुछ होगा उसके साथ आप यूज कर रहे हैं. What is not included in responsive capabilities of phases of effective incident planning? Containment, eradication, recovery सारे हैं. तो जो नहीं है none of them बोल रहे हैं. Proactive capability means prevent, detect, analyze. React responsive में मतलब गड़बड़ हो गई उसको सोल्यूशन निकालना है. कंटेन, इरेडिकेट, रिकवर, अल्टीमेटली फॉलो अप करना होगा. कुछ इस तरीके से मैं पिक्चर किताब में दी हुई है. रिपेयर एंड प्रिवेंट, इंसिडेंट हो गया तो आइडेंटिफाई करो, कंटेनमेंट देखो, उसे इरेडिकेट करो, रिकवर करो, अल्टीमेटली फॉलो. Okay, which one of the following statement is not true about open banking? It is the practice of enabling secure interoperability in banking industry. Okay. It allows third-party payment service providers to access banking transaction and other data from banks and financial institutions. Yes, but it is only through the consent of the customer. मेरा customer कोई भी आपका डेटा नहीं ले सकता है. Being open in nature, open banking facilitates opening of accounts to foster financial inclusion. That's not correct. APIs play a greater role in sharing customer data in open banking. That's also correct. ठीक है. The answer that's not true is C. C is the right answer है क्योंकि not true पूछा है.
ओपन जो कस्टमर का डेटा है बैंक के थ्रू इन ओपन एपीआई के पास से थर्ड पार्टी के पास जा रहा है, बट ये कस्टमर की कंसेंट से ही जाएगा। बिना कस्टमर के ओके दिए आप डेटा शेयर नहीं कर सकते हो, चाहे ए के साथ हो रहा हो चाहे ओपन बैंकिंग में हो। which of the following is not one of the purposes of रेगटेक। रेगटेक क्या कर रहा है, रेगुलेटरी एज ए बैंक हमारे पास बहुत सारे रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए कुछ मिस ना हो जाए उसके लिए हम टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेगटेक रेगुलेटरी मॉनिटर कर रहा है, कंप्लायंस मैनेजमेंट कर रहा है, रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन देख रहा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी इंफॉर्मेशन के लिए रेगटेक नहीं है। ऐसे आरबीआई ऐसे हमारा सुपरवाइजर है, वो देख रहा है कि सब कुछ जो हमने लॉ बनाया है इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, उसके लिए उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, इसलिए वो सुप टेक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें हमने IMPDS देखा ना पीछे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये IDPMS ऐसे ही EDPMS है, और ऐसे ही हमने लार्ज क्रेडिट्स वाला सेंट्रल डिपॉजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन देखा, एग्जाम्पल्स है सुप टेक। ठीक है, okay, second question. Which of the following is not a necessary component of standalone computers system? नेटवर्क कार्ड नहीं है गाइस, बाकी तीनों है। ऑल ऑफ दिस इज नॉट a necessary component. Okay, the answer is not all of the above. Answer is network card. By mistake, the answer is mentioned as all of them. Okay. Question number 43. For uninterrupted power supply with branch computerization, the bank the following devices use. UPS यूज करो, ऑनलाइन UPS, ताकि अगर बिजली चली भी जाए तो आपका डेटा खुड़े नहीं। From the bank's point of view, the advantage of ATMs are बैंकिंग आज के लिए ऑल्टरनेटिव है, कैश हैंडलिंग और कैश ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड कर पाते हैं, ऑल्टरनेटिव है नया ब्रांच खोलने के लिए, सारे एडवांटेज बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे ही एडवांटेज है। ये पिन क्या है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो यू नो द आंसर इज ए। मॉडम क्या है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेट करता है सिग्नल्स इनटू एनालॉग, डीमॉड्यूलेट करता है एनालॉग इनटू सिग्नल्स। ठीक है, ये बात मैं बताऊंगी चेयर अकॉर्डिंगली विल आंसर चूज आंसर। मॉड्यूलेट डिजिटल इनटू एनालॉग, डीमॉड्यूलेट एनालॉग इनटू डिजिटल। आंसर इज बोथ ए एंड बी। यहाँ पर डेटा के बारे में बात नहीं हो रही, इमेज के बारे में बात नहीं हो रही। ट्विस्टेड पे केवल कुछ इस तरीके से दिखती है। ठीक है, ये टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स है। ओके, इनर कॉपर कंडक्टर होता है, एक ऑक्सिबल केबल में होता है, सिंगल कॉपर वायर नहीं है, ऑल ऑफ द अबव नहीं है, नन ऑफ द अबव नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है ना, जेम पोर्टल इज गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल। ऐसे आज सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने बिजनेस करें, आत्मनिर्भर बने, लेट्स गो वोकल फॉर लोकल। तो सरकार बोल रही है कि मेरे भी बिजनेस है, मुझे भी कुछ सामान चाहिए तो मैं तुमसे लूंगा, ऐसा करो तुम अपना अपना बिड डालो और मैं बताऊंगा कि मैं किसको ले सकती हूँ। ठीक है, तो जनरल लोगों तक भी पहुंच पाएंगे। तो इट इज अ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और गुड्स और सर्विसेज चाहिए। It is not a platform for precious stones. It is also not an emerging portal for government. Okay, it is government e-market. BHIM stands for Bharat Interface for Money. The answer is A. It is not banking interface for money. It is Bharat Interface for Money. Okay, and the last question, which of the following is a distinct advantage with UPI as compared to IMPS? इसके फुल रिक्वेस्ट होती है, मोबाइल बेस नहीं है, अप टू 2 लाख नहीं है, IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर नहीं है, या फिर फुल रिक्वेस्ट आप कर सकते। ठीक है, एंड विद दिस वी आर डन, खत्म। I've tried to give you the maximum content here. I'll be sharing these notes with you on CMA Disha Dua Telegram group and also on the official channel of JAIIB Prep. और सभी नोट्स के लिए आप क्या करेंगे, JAIIB Prep में फ्री मटेरियल में जाके डॉक्यूमेंट्स में जाके कंटेंट जो है वो PPB के फोल्डर से डाउनलोड। ठीक है,
चलिए गाइस, ऑल्सो ज्वाइन CMA दिशा दुआ टेलीग्राम ग्रुप। कल हम 6 बजे मिलेंगे। टुमारो वी मीट एट 6 PM 6 PM tomorrow, all modules. I'll try to do some mock test paper also with you. एक mock test paper 100 questions का करेंगे और बाकी हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। Have a good night and I'll see you tomorrow. Bye bye. Stay blessed. This is your friend and your teacher, CMA Disha Dua, signing off for today.